हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज करतार सिंह हियर। दोस्तों, 2026 वाला जो पेपर था आपका, जिसमें पूरा सिलेबस इन्होंने चेंज किया था। लिटरेचर में तो ऑलमोस्ट सारा चेंज कर दिया था। ग्रामर में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स उन्होंने चेंज कर दिए थे और कुछ नए ऐड कर दिए थे। तो हमें काफ़ी सारा एक्साइटमेंट भी था कि पेपर किस तरह का होगा, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। तो जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, आरपीएससी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए। जैसा जो नया सिलेबस जोड़ा, उसमें से बहुत अच्छे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। और जिन्होंने अच्छे से गहराई से पढ़ाई की हो, वो ये सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। और देखो, 10-15 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनका लेवल वो बहुत डीप रखता है। उनको अगर हम छोड़ दें तो मुझे लगता है 150 में से 130 क्वेश्चंस होने लायक क्वेश्चंस थे। तो मॉडरेट सा पेपर है। 10-15 क्वेश्चंस थोड़े हार्ड है और बाकी क्वेश्चन 130 के आसपास क्वेश्चन मुझे लगता है 150 में से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है ना। और बाकी का पेपर एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट फटाफट। जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू में, जो मेरे पास पेपर बच्चों ने भेजा है, उसमें शुरू में ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। और देखिए, मैंने इस पे आंसर्स लगा दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और फटाफट फटाफट आप आंसर चेक कर सकें। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रपोजिशंस। आप सभी लोग आ गए होंगे और सबका स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, वैसे तो काफ़ी लेट हो गए हम लोग, तो आप शायद क्लास हो सकता है बाद में ही देख पाए। द रोड गोज द रोड गोज अ टनल। रोड जो है टनल के, अब टनल के अंदर से कोई चीज होकर जाती है तो थ्रू होता है, तो अपना आंसर जो है वो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ केटी लिख दिया है, तो जिस पर भी केटी लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे कि वो अपना आंसर है, थ्रू आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, केटी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। यू मेक 2 कॉपीज, वन विल डू। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब अ, जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो नीड नॉट आता है। तुम्हारे को 2 कॉपी की जरूरत नहीं है, वन विल डू, एक से ही काम चल जाएगा, तो नीड नॉट, नीड नॉट इसमें आंसर हो जाएगा। फिर ये फ्रांस वॉज वन ऑफ द वेस्टर्न अलाइज। जस्ट अ मिनट। हाँ गाइस, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बताना, है ना। पेपर पर सब दिख रहे होंगे शायद आपको। नमस्ते भाई सचिन। सचिन लगातार हमारी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। सचिन, पेपर दिख रहा है आपको? France was one of the Western allies, whereas Austria was one of the Axis powers. तो देखो, इसमें फ्रांस जो है सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, और फ्रांस क्या था? वन ऑफ द वेस्टर्न अलाइज। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। और सेम इधर हो गया, ऑस्ट्रिया वॉज, ठीक है, वन ऑफ द एक्सिस पावर्स। तो सेम इधर हो गया एस, ये वर्ब हो गई वी, और वन ऑफ द एक्सिस पावर्स ये हो गया सी। तो एस वी सी एस वी सी, इसका आंसर ए कर देंगे। एस वी सी होगा दोनों में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपके लिए सोल्यूशन पहले कर दिया ताकि ज्यादा समय आपको लगे नहीं, खराब नहीं हो। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए, और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बताने हैं कॉलम्स बी में। तो फ्रूगल होता है थ्रिफ्टी, कंजूस टाइप का, और एक्स्ट्रावेगेंट होता है बहुत ज्यादा खर्चीला। और ऐसे एफ मिरल होता है ट्रांजिएंट, जो क्षणिक होता है, और परपेचुअल होता है जो स्थायी होता है। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट। तो ये अपना देखो, यस, ये वाला आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ। सी का फोर्थ रेवरेंस होता है, इज्जत करना, रेवरेंस, तो डिसरेस्पेक्ट। तो थर्ड का सी का फोर हो जाएगा, यहाँ दे रखा है। और पेरिलस यानी खतरनाक होता है, और हैजर्डस यानी खतरनाक होता है, लेकिन नॉन हैजर्डस होता है जो खतरनाक नहीं होता। तो डी का सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड। तो आंसर इसका 4 होगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ऐसे। ये मैंने देखो निशान बना दिए हैं, आप लोग इसको देख लेना, है ना। तो आंसर डी हो गया। अब आगे देखिए, करेक्ट ऑप्शन देखना है। 1 in 10, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। 1 in 10 या 1 out of 10, इनमें रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगता है, और वर्ब जो होती है वो प्लूरल आती है। तो यहाँ टेक्स नहीं आएगा, टेक आएगा। तो आंसर आप ये कर देंगे बी, ठीक है ना। टेक आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6।
ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग। वी कुड हैव डन नथिंग विदाउट योर हेल्प, तो इसका हमने किया व्हाट कुड वी हैव डन विदाउट योर हेल्प। व्हाट कुड वी हैव डन विदाउट योर हेल्प, तो फोर्थ इसका आंसर है। आप चेक कर लेना, ये वाला आंसर होगा जहाँ केटी लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है यू कैन नॉट ऑलवेज अपीरियंस, तो गो बाई अपीरियंस एक फ्रेजल वर्ब होता है। टू जज बाय लुक्स रादर देन रियलिटी, कि आप रियलिटी ना देख करके किसी के लुक्स पर जाते हैं, तो किसी की शक्ल सूरत से फैसले लेना, किसी को अपीरियंस बाहरी अपीरियंस देख करके फैसले लेना, गो बाई अपीरियंस होता है। तो ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। एट्थ, ये एक ईडियम का क्वेश्चन है। स्टूड मी इन गुड स्टैड, STAD, ये होता है बाद में कोई चीज़ आपके लिए अच्छी यूजफुल हो। तो जो सूटकेस थी ट्रेवल में मेरे लिए अच्छी, बाद में यूजफुल साबित हुई, काम आ गई वो चीज़। तो ये स्टैंड समवन इन गुड स्टीड, तो ये प्रूव्ड यूजफुल, ये आंसर होगा। यूजफुल प्रूव होना किसी के लिए। अब ये SVOC वाला, इसमें फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन इन्होंने तो ना फ्रेज एनालिसिस वाले क्वेश्चन नहीं पूछे अपने से, ये क्वेश्चन टॉपिक छोड़ दिया उन्होंने, SVC वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, ठीक है, फेल्ट वर्ब है, और गुड, ये फेल्ट गुड कॉम्प्लीमेंट हो गया, और अबाउट देयर तो SVCA हो जाएगा। अबाउट देयर रिजल्ट्स, ये गुड के बारे में है, तो आंसर आप सेकंड कर देंगे SVCA, ध्यान रखना SVCA आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल ए एंड द, तो इसमें है आई सो अ मैन एंड वुमन, एक आदमी और औरत की बात कर रहा है, दोबारा फिर उनका जिक्र कर रहा है, कैटाफोरिक यूज हो गया। तो द मैन वॉज फैट एंड शॉर्ट, द वुमन वॉज स्लिम एंड टॉल, तो द और द, तो आंसर आप सेकंड कर देंगे इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको केवल आंसर चेक करना है, फिर कभी एक बाद में वीडियो और देखेंगे जब इनके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। अभी एक फटाफट फटाफट आप आंसर चेक कर सकते हैं अपने। फिर 11 देखिए आप लोग, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8, तो जो भोजन के नाम होते हैं, मील के नाम, उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता, तो जीरो आर्टिकल हो जाएगा। इनकरेक्ट कंडीशनल सेंटेंस देखना है, तो देखो ये वाला इनकरेक्ट है। इफ आई हैड, सेकंड फॉर्म हो गई, और यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म दे दिया, जबकि वुड विजिट आना चाहिए था, तो ये वाला गलत है, सेकंड गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाना है कंपाउंड से, तो डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस हो, बीच में और हो, बाद में फ्यूचर सिंपल हो, तो ये नेगेटिव कंडीशन होती है, तो इफ नॉट से या अनलेस से बनेगा। इसमें इफ नॉट का सेंटेंस भी दे रखा है, बट यहाँ टेलिंग दे दिया, तो ये गलत हो गया। तो इसमें अनलेस वाला बनाओगे, अनलेस यू डू एज आई टेल यू, यू विल रिग्रेट इट, तो आंसर आप इसका अनलेस वाला करेंगे, ध्यान रखना, ये जो केटी लिखा हुआ है ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट। जब किसी चीज से रेज निकलती है, लाइट निकलती है, तो रेडिएंट होता है, उसको रेडिएंट, रेडिएट कहते हैं, तो आंसर आप डी कर देंगे, रेडिएट। आई होप दिख रहे हैं क्वेश्चंस आप लोगों को, पेपर तो आपके पास होगा ही। ओके, रेडिएट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस इन द वर्ड एब्सेंट। अब देखो एब्सेंट जो है, यहाँ वर्ब दे रखा है एज अ वर्ब, तो ये रूल होता है, अगर डाइसिलेबिक वर्ड्स हो और नाउन और एडजेक्टिव हो, तो स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस शुरू में लगता है फर्स्ट सिलेबल पर, अगर वर्ब होती है तो सेकंड सिलेबल पर लगता है। तो चूंकि ये वर्ब है, तो एब्सेंट यहाँ पर लगेगा अपसेंट, है ना, ये एक अपसेंट बीच में लगेगा यहाँ पर स्ट्रेस, तो ये ए आंसर हो जाएगा, अपसेंट, ऐसे, ऐसे वाला, ठीक है, अपसेंट। फिर ये SVOC वाला क्वेश्चन आ गया, आई कैप्ट, अंडरलाइन वर्ड का पूछ रहा है, आई कैप्ट द फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड, तो आई सब्जेक्ट है, ठीक है, कैप्ट वर्ब है, और क्या रखी, द फाइल्स, तो ऑब्जेक्ट है, तो SVOA, और कैसे रखी, ऑर्गेनाइज, बिल्कुल तरीके से रखी, तो मैनर एडवर्ब है ये, तो आंसर आप ए कर देंगे। ओके, द बैंक वॉन्ट एक्सेप्ट द गारंटी ऑफ मैन ऑफ स्ट्रो, तो मैन ऑफ स्ट्रो एक ईडियम है, इसका मतलब होता है
जो कायर व्यक्ति होता है, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रो, मैन ऑफ नो सब्सटेंस। फोर्थ आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बैंक वॉन्ट एक्सेप्ट द गारंटी, हाँ ये तो कर ही लिया अपन ने। अब क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। लेट्स शॉप ऑन फ्राइडे, सुपरमार्केट विल बी वेरी क्राउडेड ऑन सैटरडे। तो इसमें आएगा सी सजेस्टेड शॉपिंग, ध्यान रखना टू शॉप वाला मत करना, सजेस्टेड के बाद जिरेंट फॉर्म आती है। शी सजेस्टेड शॉपिंग ऑन फ्राइडे पॉइंटिंग आउट दैट सुपरमार्केट वुड बी वेरी क्राउडेड ऑन सैटरडे। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा सजेस्टेड शॉपिंग वाला, ध्यान रखना ये आंसर होगा। सजेस्टेड के बाद जिरेंट फॉर्म आती है। फिर है आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न ऑफ गिवन सेंटेंस, वही एसवीओसी के बहुत क्वेश्चन आ गए। आई सब्जेक्ट है, शेव वर्ब है, और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो एसवीओ केवल इसी में दे रखा है पहले वाले में, और जो ये विद माई रेजर है ये एडवर्ब हो जाएगा। तो आंसर आप इसका एक कर देंगे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन आ गया। इफ आई हैड, थर्ड कंडीशन है, इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म आ गई तो उधर वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म दे रखी है मैट, वुड हैव आ जाएगा। आंसर आप ए कर देंगे। चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस, सही कंपाउंड सेंटेंस चूज करना है। आई एम सर्टेन यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो इसका होगा यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये पहले ले लेंगे। और चूंकि कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है, नहीं कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड बनवा रहा है तो एंड से जोड़ देंगे, सॉरी एंड से जोड़ देंगे, और दिस आई एम सर्टेन ये हो जाएगा, जिसमें एंड है बीच में, और ऑफ दिस आई एम सर्टेन ये है। इस वाले में क्या डिड कर दिया, एंड से यहां भी जोड़ा है पर डिड कर दिया, टेन से चेंज कर दिया, इसलिए गलत हो गए। ओके तो आप इसमें थर्ड करेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, एज क्रॉस एज टू स्टिक्स। तो ये इरिटेट होने के लिए होता है, जिसको स्टिक्स दो ऐसे क्रॉस होती है तो एक दूसरे से इधर उधर देख रहे हैं, मतलब बहुत झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा इरिटेशन हो गया आपस में, उसके लिए यूज करते हैं। टू बी एक्सट्रीमली इरिटेटेड, थर्ड हो जाएगा। फिर 23rd है करेक्ट प्रपोजिशंस का, है ना। एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड के बाद विथ या बाई आता है, विथ दे नहीं रखा तो बाई कर देंगे, है ना। एफ्लिक्टेड विथ प्रभावित होना, गलत तरीके से प्रभावित होना, एफ्लिक्टेड विथ कोविड, मतलब कोई जैसे कोविड से प्रभावित होना, एफ्लिक्टेड विद या बाई भी आ सकता है। द वेंडर शैल, शैल जो मॉडल है उसका यहाँ पे क्या नोशन है, क्या अर्थ बता रहा है। तो शैल ऑर्डर के लिए यूज होता है, कमांड के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखो वही है, वेंडर जो है मेंटेन करेंगे इक्विपमेंट को इन गुड रिपेयर, अच्छी रिपेयर करेंगे, वो मेंटेन रखेंगे जो भी उनको इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। तो लीगल इंजंक्शन है, यानी कि लीगल ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, या जो भी लीगल बातें होती हैं, जो भी अथॉरिटी की बातें होती हैं, ऑर्डर्स रूल्स रेगुलेशंस, वो शैल से बताए जाते हैं। तो इसका थर्ड आंसर कर देंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द मॉब, पुलिस जो है वो मॉब को कंट्रोल नहीं कर पाई। सो ट्रूप्स वर कोल्ड आउट, इसलिए ट्रूप्स को बुलाया गया, कोल्ड आउट, टू समन फॉर हेल्प और वर्क टेम्पररी, किसी भी चीज को मतलब बुलाना, कोई हेल्प के लिए बुलाना। तो पुलिस से काम नहीं चला इसलिए आर्मी को बुलाया गया, कॉल आउट, बुलाना। तो आंसर आप फोर्थ कर देंगे इसका। फिर ये है सिनोनिम पूछ रहे हैं ट्रांजिएंट का। ट्रांजिएंट होता है क्षणिक, और फ्लीटिंग का मतलब भी क्षणिक होता है। फ्रूगल कंजूस होता है, फ्लेड यानी कोई चीज को फैलना होता है, चौड़ा होना, फ्लोरिश यानी फलना फूलना होता है। तो फ्लीटिंग हो जाएगा। फिर ये फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है इसके अंदर, व्हाट यू हैव रिटन बिफोर हैंडिंग इट द एग्जामिनर। तो आप एग्जामिनर को कोई भी कागज देते हैं उससे पहले एक बार खुद चेक कर लो अच्छे से। तो बहुत अच्छे से चेक करना लुक ओवर होता है। टू क्विकली एग्जामिन इंस्पेक्ट समथिंग टू चेक फॉर ऑब्वियस मिस्टेक्स, कि कोई बड़ी मिस्टेक ना दिख जाए, एक बार फटाफट फटाफट चेक कर लो। तो लुक ओवर होता है, जल्दी जल्दी देख लेना, गलतियां ढूंढ लेना, देने से पहले कागज किसी को गलती चेक कर लो, लुक ओवर, लुक ओवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28th, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही इज ऑलवेज। अब देखो ऑलवेज ऐसा लगता है प्रेजेंट सिंपल में आता है, नहीं, प्रेजेंट सिंपल के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है। अगर कुछ नेगेटिव आदत हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है। और यहाँ शिकायत करने की, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, इज भी दे रखा है, ये ही इज, ये इज है, और कंप्लेनिंग हो जाएगा।
और ये नेगेटिव जो है वो आदत है, नेगेटिव आदत है ना। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ब। अब सही वर्ब जो है आपको उसमें ढूंढनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। मैनी ए मैन, तो मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, तो हैज हो जाएगा आंसर। मैं पिछली बार जो मैंने पेपर कराता था, मैं बहुत लंबा 2.5-3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता था, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इस बार हम लोग इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। और आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कुछ बच्चे जुड़े भी हैं हमसे, पर वो बाद में देख लेंगे, शायद अभी थक गए होंगे तो उस तक कल देखें। ये इसमें अपन ने हैज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यू कुड गेट अ बेटर जॉब। आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता था, यूज अ कंप्यूटर। फिर कंडीशनल नया जोड़ा, इस बार इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। एस वी ओ सी ए नया जोड़ा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। यू कुड गेट अ बेटर जॉब, आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता था, इफ यू कुड यूज अ कंप्यूटर। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, इसमें आप थर्ड ही करेंगे, इफ यू कुड। पीपल सेड, दो बार कुड आ सकता है, बिल्कुल। ये कुड जो है सेकंड फॉर्म है, और उधर वाला बाद में कुड आ सकता है। दो दो बार फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, फ्यूचर टेंस यूज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 2 बार मॉडल तो आ सकते हैं, और इसमें कोई ऑप्शन होगा नहीं। पैसिव वॉइस बनाना है, पीपल सेड दैट ही वाज जेलस ऑफ हर। तो इसमें देखो, आपने बोथ ए एंड बी अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी वाला गलत है इसमें। इट वाज सैड तो हो सकता है, बट ही वाज जेलस को इसने ही इज जेलस क्यों कर दिया, ये गलत हो गया, है ना। तो इसमें आंसर केवल एक ही होगा, ही वाज सैड टू बी जेलस ऑफ हर। आंसर ए होगा इसका, ही वाज सैड टू बी जेलस ऑफ हर। पैसिव वॉइस के दो तरीके होते हैं बनाने के, एक तरीका ये भी होता है ना, जिसमें पीपल सेड वाले वाक्य को ये ही सब्जेक्ट होता है, ही, और फिर ये बी आ गया तो टू बी जेलस ऑफ हर हो जाएगा, टू बी जेलस ऑफ हर। ही वॉज सैड टू बी जेलस ऑफ हर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रैंजर। ग्रैंजर, ग्रैंजर का मतलब होता है मैग्निफिसेंस, तो आंसर आपको हो जाएगा थर्ड। ग्रैंजर यानी भव्य, शानदार। फिर देखो 33, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ऑफन आ गया। ऑफन जनरली प्रेजेंट सिंपल में आता है, तो आंसर आपका इसका ए कर देंगे आप, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अराइव्स ऑफ फिलोसफी इज कंसर्न विद क्वेश्चन दैट हैव नो आंसर्स। इसमें ध्यान रखना, ये ए फ्यू, सेवरल और मैनी तीनों प्लूरल के लिए हैं, जबकि वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आ रही है। और फिलोसफी सब्जेक्ट है जिसको अनकाउंटेबल माना जाता है, तो मच आएगा, मच ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का जो ज़्यादातर भाग है, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स नहीं मिलते, क्योंकि फिलोसफी वाले क्वेश्चंस के जनरली कोई क्लियर आंसर नहीं होते हैं, तो मच आएगा इसमें। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी, बहुत अच्छे भी स्टैंडर्ड के दिए हैं इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 35। द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस की पवित्रता को भंग करना सैक्रिलेज कहलाता है। सैक्रिलेज, पवित्रता भंग भंग करना, अपवित्रीकरण करना, सैक्रिलेज। अब इनडायरेक्ट स्पीच है, तो बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, इसका आंसर ये डी होगा, अर्ज वाला कर देना। ही अर्ज देम, और टू से जोड़ दिया, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स को हिज वर्ड्स कर दिया, तो आंसर आप ये अर्ज वाला जो आपका आंसर वो हो जाएगा। इंटरनेशनल का फोनेटिक ट्रांसलेशन पूछ रहा है, तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ये वाला होगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इसमें हो सकता है यहाँ पे ए हो, और दे नहीं रखा है, डिक्शनरी में चेक करेंगे तो मिल जाएगा, ये वाला होना चाहिए, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ये वाला बी आंसर होगा, सेकंड मतलब। ओके, आगे देखिए। इस ग्रामर इजी है, लिटरेचर में थोड़ा सा इन्होंने, जो मेहनती बच्चे हैं उनका ही काम हो पाएगा अच्छे से। कुछ और लोग जुड़े हैं क्या, देखते हैं, कुछ कह रहे हैं। ओम सिंह लाइक शेयर करें भाई, प्लीज गिव मी सर। ओके, इधर है, नमस्ते सचिन, यस सर द पेपर लुक्स बैड। अच्छा, सो बच रहे हैं सर कटपिट के, कन्हैया बोल रहे हैं। ओके, ही इज ग्रामर देन मी,
इज ग्रेटर देन मी, सॉरी, ही इज ग्रेटर देन मी, वो मेरे से ग्रेटर है, नेगेटिव बनाना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन था, लेकिन देखो चूंकि ये पॉजिटिव डिग्री है तो सो एज आएगा इसमें, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम। मी इधर आके आई हो जाएगा, आई और आई साथ एम लगेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन का होगा सो ग्रेट एज हिम। ए आंसर करेंगे ना, ए वाला आंसर होगा। शी मेड द जॉब अ सक्सेस, तो इसमें सी सब्जेक्ट है, हैज मेड वर्ब है, द जॉब ऑब्जेक्ट है, और ए सक्सेस, जॉब को आपने क्या बना दिया, सक्सेस। जॉब क्या है, सक्सेस, सक्सेस क्या है, जॉब। ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। बी आंसर करेंगे, एस वी ओ सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द चिल्ड्रन ट्राई टू सिंग। बच्चों ने गाने की कोशिश की, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, ट्राइड जो है वर्ब है, और क्या कोशिश की, गाने की, तो ये ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनेटिव से बन रहा है, एस वी ओ आंसर हो जाएगा, एस वी ओ। द ड्राइवर जम्प्ड द कार, ड्राइवर जो है कार से जंप कर गया, तो जंप ऑफ हो जाएगा, बी आंसर कर देंगे। फिर आगे देखिए, fill in the blank with correct option. You use a dictionary. I am tired of correcting your spelling mistakes. मैं आपकी मिस्टेक्स को, स्पेलिंग की मिस्टेक्स को दूर कर करके, सही कर करके थक गया हूं। अब तुम्हें ना डिक्शनरी यूज कर लेनी चाहिए, ये सलाह है, किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। यू मस्ट यूज, मस्ट आंसर होगा, मस्ट, यू मस्ट यूज अ डिक्शनरी। फिर देखिए 42, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एम्बिशन, तो एम्बिशन ये वाला होगा, एम्बिशन। अब ये ए नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ये ए जो है ना, आ, वैसे भी हल्का बोला जाता है, इसलिए कई बार नहीं लिखते हैं आजकल इसको ना, बट ये प्रॉपर है, एम्बिशन, एम्बिशन, ये आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाना है, द बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग, तो इसमें हो जाएगा द बाइसिकल नीड्स टू बी ऑयल्ड, टू बी ऑयल्ड, ये बनेगा पैसिव वॉइस, टू बी ऑयल्ड। चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द सेट ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, कॉम्प्लेक्स ढूंढना है। देखो इसमें एंड आ गया, कंपाउंड हो गया, ये इसमें एक ही वर्ब है, करेज वन, ये सिंपल सेंटेंस है। आई वेंट बिकेम बिकॉज, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, और फिर इसमें बट आ गया था, तो ये कंपाउंड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, तो थर्ड आंसर होगा। इसमें बिकॉज वाला है ना, वो आपका आंसर होगा। आगे देखिए, ये एक पैसेज है, और इस पैसेज को आपने पूरा पढ़ा होगा, इसके आंसर देख लीजिए आप लोग। तो नेम टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंफर्ट्स और कन्वीनियंसेस विच अ जेंटलमैन इज कंपेयर टू। इसमें एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा जेंटलमैन कौन होता है, वो बिल्कुल एक आरामदायक कुर्सी की तरह होता है, एक अच्छी आग की तरह होता है, जिसके पास आप बैठोगे, जिसके साथ रहोगे तो आपको आनंद ही मिलेगा, वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। जेंटलमैन लोग ऐसे होते हैं जिससे कोई परेशान नहीं होता है, तो वो एक इजी चेयर और गुड फायर से इसको कंपेयर किया गया, तो आंसर आप फोर्थ कर देंगे। एन एक्सप्रेशन ऑफ अ जनरल ट्रूथ, जिसमें जनरल ट्रूथ, सच्चाई की बात होती है, कहावत, मुहावरा होता है, जिसको मैक्सिम कहते हैं, तो आंसर आपका मैक्सिम हो जाएगा। फिर आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ जेंटलमैन, कौन सी बात सही नहीं है जेंटलमैन को लेकर के। ही डिसएग्रीज विद द मूवमेंट्स ऑफ दोज अराउंड हिम, वो जो उसके आसपास लोग होते हैं उनके मूवमेंट्स और डिसएग्री होता नहीं, वो सबसे सहमत होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, तो ये वाली बात गलत है। बाकी वो आपकी परेशानियों को हटाता है, फ्री एक्शन ऑफ दोज अबाउट हिम, ही डज नॉट टेक द इरिटेटिव हिमसेल्फ इनिशिएटिव, खुद कभी कोई चीज ऐसे शुरुआत नहीं करेगा, ही डज नॉट टेक द इनिशिएटिव हिमसेल्फ, he disagrees with the movements of those around him, और ही नेवर अफ्लिक्ट्स पेन, वो कभी परेशानी का कारण नहीं बनेगा, ये बात तो सही है। ही डज नॉट टेक द इनिशिएटिव हिमसेल्फ, खुद कोई चीज नहीं शुरू करेगा, आप बात नहीं करना चाह रहे हो, नहीं करेगा बात, फालतू की बात नहीं करेगा। एक बात है कि वो डिसएग्री नहीं होता, वो लोगों से कोशिश करता है सहमत होने की, वो सबकी बातों को मानता है, एक जेंटलमैन, तो ए आंसर करेंगे। फिर देखिए, एंटोनिम्स पूछ रहा है पैसेज से, किस चीज का, गुडविल, अच्छी इच्छा, इसका होगा मैलिश, मैलिश होता है इल विल, दुर्भावना, किसी के बारे में गलत भावना, मैलिश, तो जहां आपका मैलिश ऑप्शन हो वो आंसर कर देना। पैसेज विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, इस पैसे हो सकता हो जिसमें क्वालिटी होती है, जो ओपन होते हैं, जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, वो किस, उसे क्या कहेंगे, कैंडर,
कैंडर क्या होता है? कैंडिड, जो बहुत स्पष्ट बातें करते हैं, बहुत स्पष्ट बातें करते हैं, उनको कैंडर कहते हैं, कैंडर। तो आंसर आप थर्ड कर देंगे। अब ये 50 क्वेश्चन हो गए आपके ग्रामर के, और अब लिटरेचर शुरू हो गया है। देखिए, ये पूछ रहा है एज यू लाइक इट रोजालिंड जो डिस्गाइजेस हरसेल्फ गैनीमेड। गैनीमेड क्या था? अभी कहाँ से सोर्स लिया है? ये इलियड से लिया है सोर्स। इलियड यहाँ पर भी दे रखा है। ये ग्रीक हीरो था, ये ग्रीक हीरो था, ग्रीक में भी ट्रोजन हीरो था, डिवाइन ट्रोजन हीरो था, जो देवताओं तुल्य था, बहुत ही सुंदर माना जाता है। ज्यूइस जो था वो इससे प्रभावित था। ये गैनीमेड जो है, ये मेल और फीमेल दोनों के बीच का सा था कुछ कैरेक्टर, जिससे देवता खुद ज्यूस भी प्यार करने लग गए थे, ठीक है ना। तो ये ट्रोजन वॉर का हीरो भी था। और आप इसको फोर्थ करेंगे, इलियड, जो होमर का इलियड है वहां से कैरेक्टर लिया गया है। और इसमें कौन सी बात बैलेड के लिए सही नहीं है? देखो, पर्सनल होते हैं ये बात सही नहीं है, ये इम्पर्सनल होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, और एक क्लाइमेटिक एपिसोड, ऐसी पूरी कहानी तो होती ही नहीं है बैलेड। ये बैलेड जो है थोड़ा सा एक शॉर्ट, मतलब शॉर्ट लिरिकल पोएम होती है, शॉर्ट नरेटिव पोएम होती है, एम टू से शॉर्ट नरेटिव पोएम होती है। तो एक क्लाइमेटिक उससे शुरू होती है एपिसोड से, ड्रामेटिक कहाना का ड्रामा की तरह कहानी होती है। इम्पर्सनल होता है, ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन पर्सनल नहीं होती है ना। तो ये आंसर करेंगे आप। 53 क्वेश्चन नंबर देखिए। ये कह रहा है जो नोवेलिस्ट है रिचर्डसन, ट्रॉल्प, हेनरी जेम्स, डीएच लॉरेंस, ईएम फॉस्टर, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये सारे रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। ये नेचुरल और रियल बातें ज़्यादा करते हैं, जो भी समाज की वास्तविक स्थितियाँ होती हैं उनको बताने वाले सारे ये कैरेक्टर्स हैं। हेनरी जेम्स, डीएच लॉरेंस, ये सब आप देखना रियलिज्म मूवमेंट से जुड़े हुए हैं लोग हैं। आई शैल कंपेयर दी टू समर्स डे, इसमें जो दो लाइन है लास्ट की, जो लास्ट का जो कपलेट है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ, इन लाइनों का क्या मतलब है? ये क्या कहना चाहती हैं? ये कहना चाहते हैं रिजॉल्व द टेंशन बिटवीन नेचुरल म्यूटेबिलिटी एंड पोएटिक परमानेंस बाय असर्टिंग वर्स एज मीडियम ऑफ इमोर्टलिटी। कि कवि जो कविता कह देगा उससे उसका दोस्त जो है वो अमर हो जाएगा, इमोर्टलिटी उसके अंदर आ जाएगी। तो आप ए आंसर करेंगे इसका। आगे देखिए, विच स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द मॉडर्निस्ट वर्क्स। कौन सा मॉडर्निस्ट वर्क का स्टेटमेंट इसमें नहीं है दोस्तों? मॉडर्निस्ट का कौन सा इसमें जो है स्टेटमेंट सही नहीं है? मॉडर्न जो वर्क्स होते हैं उनमें से तीन बातें सही हैं, एक बात गलत है। वो क्या गलत है? दे इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल स्टेटस एंड ऑथोरिटी। मॉडर्न वर्क्स हैं तो ये कहाँ ट्रेडिशनल स्टेटस को और ऑथोरिटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे? बाकी सब तो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, और इनमें फ्रैक्चर्ड सोसाइटी को दिखाया जाता है। ए वाली बात जो है वो गलत है। व्हाट इज द टर्म गिवन टू द पोएट्री दैट फॉल्स बिटवीन 1660 एंड द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, यानी 1798 तक? 1660 से 1798 तक जो एज चलती है वो न्यो क्लासिकल पोइट्री वाली एज है। तो आंसर आप इसका डी कर देंगे, यानी कि फोर्थ कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट डिड ओरलैंडो रिसीव एज अ गिफ्ट? जब ओरलैंडो लड़ाई जीतता है उस पहलवान से, चाल से, तो उसे रोजालिंड क्या देती है? अपने गले से उतार के चेन दे देती है उसको, ए नेक चेन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग एज एक्सप्रेस बेकन्स ऑफ ट्रूथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ, जब आप सच्चाई की इंक्वायरी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई लव मेकिंग सीन कर रहे हैं। तो और नॉलेज ऑफ ट्रूथ अगर आपको हो जाती है तो इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ इट, कि आपके पास नॉलेज है, प्रेजेंस है। बिलीफ ऑफ ट्रूथ हो जाती है तो आप उसको इंजॉय करने लगते हैं फिर। तो ये सारी बातें इसमें दे रखी है फोर्थ में, ए का 3, बी का 4, है ना। आप ऐसे देख लेना। और इष्टबत जो है, इस ना सबत सबत जो होता है ना, कि छुट्टी वाला दिन जब को पूरी नॉलेज पूरा काम हो जाता है, तो मतलब पूरा आपको आत्मा को एक रोशनी दिख जाती है, इल्यूमिनेशन ऑफ स्पिरिट। तो इसमें होगा, तो ये सारा चीज दे रखी है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ये आंसर है, देख लेना आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये भी अच्छा सिंपल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो ये दो तीन चीज जानते होंगे इसमें आप। फ्रांसिस बेकन को जब भी पढ़ते हैं उसके एक एसेज का कलेक्शन आता है, नोवम ऑर्गनम। और रिचार्ड स्टील जो है वो पीरियडिकल ऐसे के लिए जाना जाता है। चार्ल्स लैम का नाम इलिया था।
और टीएस इलियट जो है वो उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थ्योरी दी थी। ये सारा आपको फोर्थ मिलेगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ये चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। ये देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर इन डेविड कॉपरफील्ड। सबसे पहला चैप्टर था इसका आई एम बॉर्न, कि मैं पैदा हुआ, फिर मैंने अपने चारों तरफ देखा, आई ऑब्जर्व, ठीक है, और आई हैव अ चेंज, ये थर्ड हो गया, और फिर आई फॉल इनटू डिसग्रेस। ये शुरू के 4 चैप्टर हैं बुक के, इसमें शुरू के 4 चैप्टर है ना। तो पहला नंबर पे आई एम बॉर्न थर्ड, फिर आई ऑब्जर्व सेकंड, फिर आई हैव अ चेंज फर्स्ट, और फिर आई फॉल इनटू डिसग्रेस फोर्थ। तो आंसर आप इसका सेकंड कर देंगे। बिशप टॉमस पर्सी का जो रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोएट्री थी, ये 1675 में आई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आया है ये अब तक। 2010 पहले ये ग्रेड सेकंड में आया करता था, 2 बार वहां पर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोएट्री। आगे क्या है, वेन टू पीपल स्पीकिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, जब दो अलग अलग लोग लैंग्वेज बोलते हैं उनको मिक्स करते हैं, ईच लैंग्वेज को थोड़ा सा म्यूचुअल मिला देते हैं, ग्रामेटिकल थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है और उनको जरूरत होती है तो थोड़ा सा एक दूसरे की वोकैब यूज करके काम चलाते हैं, इसको पिजन कहा जाता है। पिजन बिजनेस पर्पज के लिए होता है वैसे तो। एक इस पे 2 क्वेश्चन आए, इस पे एक क्वेश्चन और आया है इसके ऊपर। फिर ये पूछ रहा है ऑल्टरनेशन वेयर अ फ्लुएंट बाइलिंगुअल, जो दो बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं वो आपस में मिलते हैं, चेंजेस लैंग्वेज विदाउट एनी चेंज इन द सिचुएशन। वो सिचुएशन चेंज नहीं होती है, सिचुएशन चेंज हो तो सिचुएशनल कोड मिक्सिंग होगी, बस ऐसे ही मेटाफोरिकल ऐसे बस वो बदलाव कर लेते हैं, तो मेटाफोरिकल कोड मिक्सिंग इसको कहा जाता है। राकेश शर्मा जी गुड इवनिंग, चंचल शर्मा गुड इवनिंग भाई। चलो मेटाफोरिकल कोड हो जाएगा। अब आगे देखो, कुछ कहना चाह रहे हैं चंचल आप, सर लिख के कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। देखिए, he perishes well, let him die, his wife henceforth shall be mine own। ये एक पोयम है और इसमें पूछ रहा है हु सेड दिस वर्ड्स टू whom इन द पोएम, लक्ष्मण। हाँ, वो सीता कहती है ना कि अच्छा तुम उसकी वाइफ को भी लेना चाहते हो, है ना, तुम्हारे दिमाग में चीज है ना, तुम्हारे दिल में ये सीक्रेट जॉन में चीज है कि तुम अब अपने भाई की बहन वाइफ को जो है तुम लेना चाहते हो। और सर्च वेल एंड सी वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम, एक भाई भरत ने तो किंगडम ले लिया और दूसरा उसकी वाइफ को लेना चाहता है। तो ये बात सीता कहती है लक्ष्मण को, तो इसमें आंसर फोर्थ करेंगे। इनविजिबल मैन, ध्यान रखना, ये एक ही कहानी से एक ही नाम से पता चल जाएगा, और टाइम मशीन 2 नाम और आ गए तो पता चल जाएगा कि ये साइंस के जो फिक्शन लिखने वाला था ना वो H.G. वेल्स था। तो आंसर ए कर देंगे, H.G. वेल्स। इनविजिबल मैन, टाइम मशीन, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये सब H.G. वेल्स लिखने वाला था। H.G. वेल्स आंसर आएगा इसका। फिर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना पेट्राकर सोनेट का दिया, देखो आप, वो क्या है। पेट्रार्कन सोनेट टीच द थीम इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। जो ऑक्टेव होता है उसमें अब्बा अब्बा, और सेस्टेट में कीड़े कीड़े, ये राइम स्कीम होती है। तो परिभाषा है वो ऐसे कैसे दे दी। देखो मैं आपको जब लिटरेचर पढ़ा रहा था तो बता भी रहा था कि आप थियोरी अच्छे से पढ़ ले, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर ले, वो क्वेश्चन कैसे भी बनाएगा कर लेंगे हम लोग। अब देख रहे हो ना, आप इतना घबरा रहे थे, बेमतलब से चल रहा था। आपको टैक्स अच्छे से पता है, चीजें याद है, 10 क्वेश्चन तो आप छोड़ दो। देखो हर बार ही ऐसा होता है, जो टॉप पे आएगा, फर्स्ट रैंक पे आएगा, सेकंड रैंक पे आएगा, वो हो सकता है वो क्वेश्चन केवल 5 ही गलत करे, 4 ही गलत करे, 10 गलत ना करे। बाकी 10 तो मानते हो कि भाई हो सकते हैं, है ना। तो बाकी देखो अब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई 5 7 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा यार ये नोट्स में नहीं थे, या वो अभी बच्चों के फोन आए कि सर है सब चीज़ें, और मैंने क्या सभी टीचर ने पढ़ाए होंगे, सबके मिल मिल जाते हैं चीज़ें। तो बस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कितना पढ़ता है, कितना छोड़ता है, कितनी गलतियां करता है वो। बाकी पेपर देखो अब तक लग रहा है बिल्कुल मॉडरेट सा है। तो ये आंसर होगा, 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। ऑक्टेव में जो है अब्बा अब्बा, और सेस्टेट में कीड़े कीड़े। तो जहाँ ये आंसर दे रखा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर की जो पोयम है, सॉरी स्पीकर एक है गुड बाय पार्टी, जो
अपने इसकी निस्से म्यूजिकल की पोयम है, उसमें व्हेन शी वाज आस्क्ड टू डू समथिंग, उसमें कैरेक्टर है मिस पुष्पा, उससे जब भी पूछा था "ये काम कर दोगी क्या", तो जो भी कोई अधिकारी उससे कहता था वो कहती कर दूंगी मैं, जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, ये कहती थी हमेशा वो। अच्छी लड़की, उसकी विदाई के ऊपर ये बात कही जाती है। फिर देखो, बेकन का ऐसे जो ऑफ ट्रूथ है उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ए मैन हु लाइज इज कावर्ड, एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है वो कावर्ड है भगवान के प्रति, एंड ब्रेव टुवर्ड्स मैन, और ब्रेव है इंसानों के प्रति, यही बात गलत है। इसमें बेकन कहते हैं कि बड़ी विडंबना है, हमें डरना चाहिए भगवान से लेकिन हम डरते हैं इंसान से, और हम इंसान से डर के झूठ बोल देते हैं, जबकि हमें उस ईश्वर से डरना चाहिए। तो ये वाली बात है कि एक आदमी जो झूठ बोलता है ना, वो भगवान से डरता है, नहीं 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 नहीं, वो डरता है इंसान से। तो ये वाली बात गलत है, बाकी तो सही है। लाई से प्लेजर की जो है खुशी बढ़ जाती है, थोड़ा सा झूठ मिला देते हैं ना तो आनंद आता है, और पोएट जो है वो इस प्लेजर को यूज करते हैं। ट्रूथ में कम टू द प्राइस ऑफ पर्ल, और जो ट्रूथ है वो पर्ल की तरह होता है, जो झूठ होता है वो डायमंड की तरह होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये तीनों बात सही थी, बस पहली वाली बात गलत थी। उल्टा बोल दिया इसने, कावर्ड जो होते हैं वो इंसानों से डरते हैं, भगवान से डर नहीं लगता उनको, इसलिए झूठ बोल देते हैं। ए वाली बात सही होगी। आगे देखिए, यूनिक लैंग्वेज वैरायटी ऑफ स्पीकर, एक स्पीकर की खुद की एक यूनिक लैंग्वेज होती है जो खुद अपने हिसाब से बोलता है, उसको इडियोलैक्ट कहते हैं। पर्टिकुलर पर्सन की जो लैंग्वेज होती है उसको इडियोलैक्ट कहते हैं। वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन एबी है उसमें हाफ एक्सटिंग्विश थॉट के बारे में बात हुई है, आधी जली हुई थॉट, मतलब कुछ तो आपके दिमाग में मेमोरीज हैं जो थोड़े डिम हो रही हैं बट कंप्लीटली फॉरगॉटन, अभी पूरे नहीं भूले हो, तो आप वापस जब टिंटन पे घूमने जाओगे तो वो यादें वापस ताजा हो जाएंगी। तो हाफ चलो, कुछ डिम हो गई हैं, कुछ अभी बाकी है, पूरा भूले नहीं हो, तो ये आंसर आपका सेकंड कर देंगे इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एंडिंग ऑफ एज यू लाइक इट, जो इसकी एंडिंग है ना वो प्रोविजनल, लास्ट में थोड़ी सी प्रोविजनल स्थिति है, अस्थायी है, पता नहीं चला क्या होगा। शादी हो गई, शादी के बाद और वो ऑरलैंडो और रोजलिंड खुश रहेंगे नहीं रहेंगे, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये प्ले emphasizes that their marriage is only the beginning of knowing each other, कि अभी शादी जो है बस एक दूसरे को जानना शुरू करेंगे, नॉट द एंड ऑफ देयर चैलेंजेस, उनके शादी के बाद भी कुछ चैलेंज आएंगे जो, और ये हमेशा ही होता है, शादी के बाद आप एक दूसरे को जानते हो, हस्बैंड वाइफ है ना, तो ये वो चीज़ है। तो ये प्रोविजनल है, बाकी तो बाकी क्या होगा, अभी एक बार तो खुशी हो गई, सब खत्म हो गई, आगे पता चलेगा कि क्या चीज़ है ना। कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं, चंचल साइड टू लक्ष्मण, यस गुड इवनिंग, शर्मा जी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, हाँ पेपर मॉडरेट था, अदीबा भी बोल रही हैं। ओके दोस्तों, ये शर्मा रेणुका शर्मा है क्या, आज बात हुई थी मेरी इनसे। ओके आगे देखते हैं, ये तो हो गया। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री रेफलाइट ग्रुप, कौन सा मेंबर नहीं है प्री रेफलाइट। टॉमस वूलनर है, अपने नोट्स में लिखे हुए सारे नाम है ना, कौन कौन से मेंबर थे ब्रदरहुड के, इसको ब्रदरहुड भी कहते हैं, 1848 में ये आया था, विक्टोरियन एज का है प्री रेफलाइट ग्रुप। विलियम हॉलमैन हंट भी है, जेम्स कॉलिंसन भी हैं, हार्ले ग्रैनविले नहीं है, ये पैदा ही 1877 में है जबकि 1848 में आए थे, तो ये इसमें हार्ले ग्रैनविल का नाम नहीं है, बाकी तीन नाम तो मिलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, एक मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है जिसमें शुरू में जो थोड़ा मिटा हुआ है ये लिखा हुआ है, वाई इफ टू गॉड शुड प्ले सम हेवनली मैच, अगर दो देवता हेवनली मैच खेल रहे हैं, ऑफ द वेगर ले टू अर्थली वुमन, और जो दो औरतें नीचे ऐसा कुछ खेल खेल रही हैं धरती पर, एंड पोर्शिया वन देयर मस्ट बी समथिंग एल्स बॉन्ड विद द अदर फॉर द पुअर रूड वर्ल्ड हैथ नॉट हर फेलो, तो औरतों की तुलना जो है वो देवताओं से कर दी, कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता दिया। ये हाइपरबली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हाइपरबली जिन्होंने किया होगा उनका आंसर सही माना जाएगा इसमें। अच्छा अगला क्या है, दैट लॉन्ग साइलेंस एंड कैसे होता है, जया लास्ट में डिसाइड करती है कि वो अब चुप नहीं रहेगी, तो दो दैट लॉन्ग साइलेंस है उसको अब वो नहीं जो है
वो करेगी, रिगार्डलेस ऑफ वेदर मोहन रिटर्न्स और नॉट। मोहन चाहे आए ना आए, लेकिन अब वो आएगा तो बात करेगी उससे, और जो भी बातें होंगी करेगी, सारी शेयर करेगी, चुप नहीं रहेगी वो। तो आंसर ए करेंगे इसमें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हेल्प एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल लॉजिक ऑफ तुगलक। तुगलक का जो स्ट्रक्चरल लॉजिक है उसमें से कौन सी चीज जो है वो आपको हेल्प करती है इसके स्ट्रक्चरल लॉजिक को। इसका लॉजिक है तुगलक का, ये 13 एपिसोड्स हैं अलग अलग उसमें। तो द प्ले प्रोग्रेस थ्रू एपिसोडिक सीन्स रिफ्लेक्टिंग पॉलिटिक इंस्टेबिलिटी, ये बात तो सही है कि कैसे कैसे धीरे धीरे पॉलिटिकल इनस्टेबली हो जाता रहा है, बिल्कुल ऐसे पूरा जो है वो भारत की जो सत्ता थी जो तुगलक के हाथ में थी, वो धीरे धीरे बिखरती जाती है, वो स्टेबल नहीं रहती है, एपिसोड दर एपिसोड ऐसा होता रहता है, बिल्कुल सही बात है। द ड्रामेटिक मूवमेंट is shaped by paradoxes such as idealism versus pragmatism. Yes, एक तरफ तुगलक का आइडियलिज्म है और एक तरफ वास्तविक हकीकत है, तो धीरे धीरे हमें एपिसोड वाइज पता चलती है कि वो सोचता अच्छा था लेकिन होता कुछ उल्टा था, गलत होता था। स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फेथ एंड पॉलिटिक्स जनरेट थीमेटिक कोहिजन, ये अलग बात है कि जो स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रास्ट है, नहीं स्ट्रक्चर तो बिल्कुल बढ़िया है, इसके अंदर अच्छे से स्ट्रक्चर है जो कॉन्ट्रास्ट नहीं बताता बल्कि एक के बाद एक चीजों को जोड़ते हुए चला जाता है। द प्ले फॉलोज अ लीनियर हेरोइक आर्क culminating in triumphant restoration. ओके, इसका ए बी सी बिटवीन फेथ एंड पॉलिटिक्स जनरेट थीमेटिक कोहेजन, थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पे, आप भी बताना क्या आंसर होगा। द प्ले फॉलोज अ लीनियर हेरोइक आर्क culminating in triumphant restoration। ये प्ले लीनियर हेरोइक आर्क, मतलब लीनियर तो है ही, मैं थोड़ा सा गलत समझ रहा था शायद, मुझे अब लग रहा है इसका आंसर ए बी सी ठीक होगा, मैं पहले इसको समझ रहा था ए बी डी होगा। आप ना इसका आंसर ए बी सी करना, क्योंकि लीनियर हेरोइक आर्क कल्मिनेट इन ट्रायम्फर्ट रिस्टोरेशन, जो हमारा तुगलक है वो धीरे धीरे बाद में सब कुछ वापस जीत हासिल कर लेता, नहीं धीरे धीरे बर्बाद ही होता है, लीनियर उसका धीरे धीरे खराब होती है चीजें। कल्मिनेट इन ट्रायम्फर्ट रिस्टोरेशन, नहीं विजेता के रूप में वो नहीं उभर के आता। इसमें फेथ एंड पोएटिक जनरेट थेमेटिक कोइजन, जो फेथ है पॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे कोइजन होती है, कॉन्ट्रास्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। फेथ करता कुछ और है जबकि चीजें होती कुछ और है, तीनों सही है ए बी सी। इसमें मैं पहले समझ रहा था ये लाइनियर हीरोइक, बट ये अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि ट्रायम्फर्ट रिस्टोरेशन नहीं होता उसमें, तो ए बी एंड डी नहीं होगा, ए बी सी होगा। आप लोगों ने क्या किया देखना, बताना मुझे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 75, 75 में एक्वी थर्ड बता रहे हैं, बिल्कुल मुझे भी अभी लग रहा है, शर्मा भी सी बता रही है। स्टडी विद मरनेशन कह रहे हैं वीक डब्ल्यू की रिपीटेशन हो रही है 73 में, एलिटेशन I will have to start my net preparation by looking at the paper. Okay, yes sir, the paper looks bad. इधर से कुछ नहीं आ रहा। Okay, चलो देखते हैं, देखें हम लोग। ए बी सी करना है इसका भी, है ना। एक 73 में कुछ कह रहे हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाइपरबली, एलिटेशन, नहीं तो पूरी लाइन की पूछ रहा है, एक लाइन में नहीं पूछ रहा ना, इसलिए एलिटेशन कैसे करेंगे। टू गुड शुड प्ले सम हेवनली मैच, डब्ल्यू डब्ल्यू कहाँ दिख रहा है इनको, वेगर और वुमन, नहीं तो बहुत अलग अलग दूर दूर है, ये मत छोड़ो, इसको मत देखो, हाइपरबली है भाई वो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 76, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी जो है ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1856 में, लीव्स ऑफ ग्रास उसकी जो बुक थी, बहुत फेमस बुक रही है उसकी, और उसमें सन डाउन पोएम नाम से था। बाद में ये क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी 1860 में आई थी, अरे इस नाम से, पहले ये सन डाउन पोएम के नाम से आई थी 1856 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्सलैम एंड अकिटोफेल। एप्सलैम जो अकिटोफेल है ये जॉन ड्राइडन ने लिखा था, और ये एक सटायर है ना, और ये एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी भी है, और एलिगरी ऑफ आइडियाज भी है, इट इज नॉट सटायरिकल इन नेचर, नहीं ये वाली बात गलत है। और ये दोनों बात सही है, फर्स्ट और सेकंड, ये एलिगरी है ऑफ आइडियाज, और ये हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी भी है।
ओनली ए इज करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, ये हो जाएगा। डी गलत, ये सी गलत है, सटायरिकल नहीं है, बल्कि सटायरिकल है। एप्सलम और एकिटफेल तो बहुत अच्छा सटायर माना जाता है, पॉलिटिकल सटायर माना जाता है। जॉन ड्राइडन ने लिखा था ये नियो क्लासिकल एज में। अब एक सेंटेंस है, सबको अपने अपने टास्क टाइमली कंप्लीट करने हैं। तो इसमें कुछ वर्ड इंग्लिश के आ रहे हैं, कुछ हिंदी के आ रहे हैं, तो कोड मिक्सिंग कहते हैं हम लोग। तो आंसर थर्ड कर देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट। देखो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें केवल दूसरा गलत है, पहला थर्ड और फोर्थ ये सही है, दूसरा गलत है। इसमें कह रहा है कि इसका सबटाइटल व्हाट यू विल है, जबकि व्हाट यू विल जो है वो 12th नाइट का सबटाइटल है, 12th नाइट का। तो ये एज यू लाइक इट का नहीं है, बट ऐसा लोगों को लगता है कि एज यू लाइक इट है तो व्हाट यू विल होना चाहिए, बट ये कंफ्यूज करने के लिए था, ये 12th नाइट का है। तो आंसर ये सेकंड गलत होगा, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। होलोमैन जो है टीएस एलियट का, फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट होगा। इधर कुछ कंफ्यूजन है हमारे स्टूडेंट्स को, मैं देख लेता हूं। नहीं है, ठीक है। ओके, आगे देखिए दोस्तों। विथ reference to the Hollow Man by T.S. Eliot, consider the following statements and identify the correct answer. The poem reflects post-World War spiritual dissolution and cultural fragmentation. ये ठीक है। Refrain, the refrain, this is the way, जो इसके बार बार एक लाइन आती है, this is the way the world ends, presents apocalyptic climax. विनाशकारी क्लाइमैक्स की बात करता है कि ड्रामेटिक वायलेंस नहीं। लास्ट में कहता है कि ये दुनिया वायलेंस के साथ नहीं खत्म होगी, ये कोई बैंक के साथ खत्म नहीं होगी, ये बिल्कुल विम्पर के साथ, बिल्कुल हल्की सी आवाज के साथ पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एपोकलिप्टिक क्लाइमैक्स नहीं होगा, ये बात गलत है। तो बी गलत है और सी भी सही है। पोएम इनकॉर्पोरेट्स इंटरटेक्चुअल एक्ोस, इसमें इधर उधर दूसरी किताबों के काफ़ी सारे रेफरेंस लेता है, ये तो लेता ही है। हार्प ऑफ डार्कनेस का लिया है, गन पाउडर प्लॉट का लिया है, ये टीएस एलियट की आदत है, वो इंटरटेक्चुअलिटी खूब यूज़ करता है। उसने यहाँ पर भी यूज़ की है, होलोमैन में, उसने वेस्टलैंड में भी यूज़ की है। द होलो मैन आर पोर्ट्रेट एज फिगर्स ट्रैप्ड बिटवीन एक्शंस एंड पैरालिसिस, ये भी ठीक है। इसमें जो है एक्शन और पैरालिसिस काम नहीं कर पाता, फंस जाता है, तो ये भी ठीक है। इसमें आंसर जो होगा आपका ये थर्ड कर देंगे आप। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द डोवर बीच व्हाट डज द वर्ल्ड सीम टू बी एंड व्हाट एक्चुअली इज। स्पीकर को डोवर बीच में क्या लगता है कि दुनिया वास्तव में क्या है और हमें लगती कैसी है। दुनिया वास्तव में दिखने में तो सुंदर सी लगती है, सब कुछ पेड़ पौधे, डोवर बीच, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इन सब के पीछे दुख है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है, और मैथ्यू आर्नल्ड जो है ना बहुत ही पेसिमिस्टिक है। तो इसमें इट सीम्स लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, ऐसा लगता है सपनों की दुनिया है, बट हैज नो जॉय और पीस, लेकिन यहाँ कोई खुशी कोई शांति नहीं मिलती है। तो आंसर आप सेकंड करेंगे। आगे देखिए, ये एक गांधी का व्हाट इज स्वराज जो है वहां से है। व्हाट इज स्वराज, चैप्टर 4 फ्रॉम हिंद स्वराज। तो उसमें एक तुलना करता है कि जो इंग्लिश मैन को चेंज करना बहुत मुश्किल है, जैसे वो शेर की तरह है, टाइगर से तुलना करता है उसकी, कि जैसे आप टाइगर अपनी नेचर कभी नहीं बदल सकता, अंग्रेज भी अपनी नेचर कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा आपको मारेगा पीटेगा। उस उससे तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए हमारे को, अगर उसके ऊपर छोड़ दिया तो वो तो कभी ना कभी हमला करेगा। तो टाइगर से तुलना उसकी की जाती है दोस्तों। What aspect Dickens writing in David Copperfield reflects his humanitarian concern? जो डेविड कॉपरफील्ड में डिकन्स ने ह्यूमैनिटेरियन मानवता वाला दृष्टिकोण लिया है, वो उसने किसकी चिंता दर्द दिखाता है, वो बच्चों का जो होता है ना चाइल्ड लेबर, उसकी बात करता है, मेनली इन चारों में से। तो हाईलाइटिंग द क्रूअल्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन फेस बाय चिल्ड्रन लाइक डेविड, बच्चों के ऊपर जो शोषण होता है, क्रूअल्टी होती है, कभी पिताजी करते हैं, कभी फैक्ट्री वाले करते हैं, तो उसके ऊपर ये बात कहीं ना कहीं शुरू में बताई। छोटा बच्चा जब होता है डेविड कॉपरफील्ड, उसके ऊपर कष्ट दिए जाते हैं, उन एक्सप्लोइटेशन की बात हो रही है। ये वाटर वाटर एवरीवेयर, ये लाइन किसने लिखी थी भाई, ये एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। एस.टी. कॉलरिज जो राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर है ना, उसमें इससे लाइन ली गई है, तो ये आपका एस.टी. कॉलरिज हो जाएगा। मैं निशान लगा देता हूँ, एस.टी. कॉलरिज।
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्ले तुगलक आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट्स जो है इनमें सही है? तो कर्नाट्स का ट्रीटमेंट ऑफ थीम इज नॉट हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकल नहीं है, नहीं हिस्टोरिकल है, तुगलक तो कहानी हिस्टोरिकल है, तो पहला गलत है, सेकंड और थर्ड सही है ना। सेकंड क्या है? कर्नाट ने जो है प्रेयर का यूज किया है टू शो लाइफ इज करप्टेड एट्स वेरी सोर्स। यस, प्रेयर में भी तुगलक को मारने की कोशिश करते हैं, प्रेयर में तुगलक जो अपने पिताजी को मार देता है, तो प्रेयर को गलत तरीके से यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है ना, होल प्लेस स्ट्रक्चर्ड ऑन द बाइनरीज लाइक द डिवाइन एस्पायरेशन एंड द डेप्थ इंट्री, कि यहाँ पे डिवाइन एस्पायरेशन, एक तरफ आप धर्म की बातें करते हो और दूसरी तरफ आप जो है इंट्रीग, उस धर्म को लेकर के ही आप षड्यंत्र रचते हो, तो ये वाली बात है। दूसरा और तीसरा तो सही है पॉइंट। कौन सी फॉलोइंग जो पोएम है वो पेस्टरल एलिजी नहीं है? मिल्टन की लिसिडेस पेस्टरल एलिजी है, शैली की एडोनाइस भी है, आर्नल्ड की थसिस भी है। ये जो मेमोरियम है ना टेनिसन की, ये विक्टोरियन एज के, मॉडर्न एज की और साइंस की, इनके ऊपर चिंता व्यक्त करती है। तो ये पेस्टरल ना होकर के विक्टोरियन एज का जो उस समय का जो मॉडर्नाइजेशन था उस पर ज़्यादा बात करती है, साइंस पे ज़्यादा बात करती है। तो ये आप प्रॉपर पेस्टरल एलिजी नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है, ए रिड्यूस लैंग्वेज, जिसमें एक लैंग्वेज को आप थोड़ा शब्द कम कर देते हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसमें जो लोग हैं वो आपस में बातचीत कर सकें। नो लैंग्वेज इन कॉमन, कोई उनकी लैंग्वेज कॉमन नहीं होती है, वो बात बिजनेस के लिए आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे के शब्द ले लेते हैं, कम कम शब्द ले लेते हैं। व्हेन दे नीड सम मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन परहैप्स फॉर ट्रेड, खासकर व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, इसको हम पिजन कहते हैं, पिजन। कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं। सिंगोद सर, पीरियड मूवमेंट में कैसे पढ़ें और क्या क्या पढ़ें? प्लीज गाइड फॉर ग्रेड सेकंड अकॉर्डिंग दिस लेवल ऑफ पेपर। लुकिंग एट दिस पेपर व्हाट स्टडी इन पीरियड मूवमेंट कीपिंग ग्रेड सेकंड। अब तो और थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा। सिंगोद जो है, लुकिंग एट दिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है मैं समझ गया। ठीक है, तो भाई इसको जो है ना, आप लिटरेरी मूवमेंट्स को जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा लिटरेचर अच्छे से पढ़ें, किस लेखक ने क्या क्या किताबें लिखी हैं, और अगर थोड़ा और गहराई में घुस सकें तो आप उनके वर्क्स भी देख लीजिए, कब वर्क्स आए, क्योंकि यहाँ पूछे गए हैं, उनके थोड़े कैरेक्टर्स वगैरह देख लीजिए। तो और फिर बहुत ज़्यादा नहीं, जो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो हमने जो नोट्स दिए हैं लिटरेरी मूवमेंट्स के और पीरियड्स के, उनको पढ़ लो। देखो बहुत ज़्यादा गहराई में जाएगा तो आप कितना गहराई में जाओगे, आप ग्रेड सेकंड का भी समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो जो आपने अब तक पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करना है। लेकिन हाँ, अपने जो नोट्स हैं उनको तो एटलीस्ट पढ़ के जाओ, उसमें से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। कुछ दो चार पांच क्वेश्चन अगर ऊपर जाते हैं तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, उन 10 क्वेश्चन के लिए आप सब कुछ मत छोड़ो, कि आप जीके भी छोड़ रहे हो और ग्रामर भी छोड़ रहे हो, वोकैब छोड़ रहे हो, वो मत करना बस। जैसे अगर किन्होंने यहाँ गलती की हो, वो क्वेश्चन तो फिर भी कुछ क्वेश्चन तो रहते ही हैं, देखो आप ये छोड़ दोगे तो कुछ और रह जाएगा। इसलिए जो आपके पास चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ो, उनको अच्छे से याद करो। लिटरेरी मूवमेंट्स और पीरियड्स का होता है कि बार बार उनको पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर रिवाइज करना चाहिए, खूब सारे क्वेश्चंस करो, बनाओ खुद क्वेश्चन बनाओ उनके बहुत सारे। इन द पोएम एलेजेंडर्स फीस्ट whom does the phrase ghastly band, एलेजेंडर फीस्ट में गैस्टली बैंड यानी कि भूतिया दल किसको कहा गया है? तो उसमें बात होती है कि जो इनके जो ग्रीक के जो इनके सैनिक हैं, ग्रेशन जो सोल्जर्स हैं, उनको पर्सिया के सैनिकों ने मार दिया था कोई जमाने में युद्ध के मैदान में। और अब उनकी आत्मा जो है न्याय चाहती है, उनकी आत्मा बदला चाहती है और वो भूत की तरह घूम रहे हैं। तो ये कौन है? ये स्लेन सोल्जर्स हैं जिनको मारा गया है। और ये ग्रेशन है या ग्रीक है? ग्रीक दिया नहीं, पर्शियन डेमन्स नहीं है, रैप्ट ऑडियंस नहीं है, क्वायर नहीं है, संगीत का दल नहीं है, ये वो ग्रीस के सोल्जर्स हैं जिनको मार दिया गया था, स्लेन सोल्जर्स है। 89, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लिटरेरी डिवाइसेस यूज बाय ग्रे इन द हाउ बॉड, ये लाइन है, हाउ बॉड द वुड्स बीनीथ द स्टडी स्टॉक। तो देखो, जो वुड्स जंगल हैं वो झुक रहे हैं, झुक कर अभिवादन कर रहे हैं, ऐसे बो कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन तो है। फिर हाउ बॉट द वुड्स बीनीथ स्टडी स्टॉक, एस और एस तो
एलिट्रेशन भी है, एलिट्रेशन इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो में से आंसर आएगा। फिर ये जो है हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ द स्टर्डी स्ट्रॉक, स्टडी होता है मजबूत कद काठी का व्यक्ति, मजबूत स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रोक के लिए यूज किया है, प्रहार के लिए यूज किया है, जो व्यक्तियों के लिए यूज होता है। तो किसी और का एपिथेट एजेक्टिव कहीं और यूज करना ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है। तो ये फिर मेरे हिसाब से आंसर इसमें बी होना। ऑक्सीमोरॉन कहीं दिख नहीं रहा कि दो ऑपोजिट वर्ड जो है तो साथ जोड़े हों, वो कहीं हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए हम ऑक्सीमोरॉन करने करेंगे नहीं, तो बस आंसर फिर आपका ये सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन अलग है जो क्रियोल में पूछा है, ये थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया है ना, क्रियोल वाली बात इन्होंने पूछ ली यहाँ पर, कुछ और नहीं, ठीक है। जो क्रियोल वाली बात है वो क्या है दोस्तों, कौन सा जो है क्रियोल में स्टैंडर्ड वैरायटी की बात करता है। तो तीन तरह क्रियोल है, एक मैसोलेक्ट, एक बाइसलेक्ट और एक एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट जो होता है सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है, तो आंसर आपका यही होगा। बाई जो होता है सबसे कम होता है, और जो मैसोलेक्ट ये मिडिल बीच का होता है ना, ये बेस मॉडल होता है बेसिलेक्ट। एक्रो सबसे ऊपर वाला होता है, और मैसो यानी बीच का, मिडिल मिडिल वैरायटी होती है। तो सबसे हायर पूछ रहा है, स्टैंडर्ड वैरायटी पूछ रहा है, तो एक्रोलेक्ट होगा। ये क्रियोल का क्वेश्चन पूछ लिया। द प्ले तुगलक इज ऑफन रेड एज पॉलिटिकल एलिग्री, जो तुगलक है इसको पॉलिटिकल एलिग्री माना जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो किससे तुलना की गई है तुगलक की, नेहरू से की गई है। नेहरूयन ईरा एंड द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द 1960s है ना, 1960s में जो नेहरू का युग था, उसने जो फैसले लिए थे नेहरू जी ने उस समय, वो बिल्कुल तुगलकी फैसले थे, ग्रीस कर्नाटक का मानना था। तो तुगलक में ये एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलिटिकल एलिग्री है, पॉलिटिकल एलिग्री, ए आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 92, which of the following option related to the novel that long silence are correct। that long silence के बारे में कौन से पॉइंट्स करेक्ट है। जया जो है वो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है, हर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और उसके इमोशनल डिप्रेशन को बताया गया है कि उसके अंदर क्या दिमाग में चलता रहता है, कैसे उसको इमोशनली उसको शोषण किया गया है, बिल्कुल है, पहली वाली बात तो ए है। मोहन्स मदर जो है वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उसके बताते हैं कि रिप्रेजेंटिंग पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वीमेन, कि औरतों से पितृसत्तात्मक जो समाज है वो क्या उम्मीद करता है कि वो उसके लिए खाना बनाए, चाहे वो पैसा देवे ना देवे, और खाना खराब बनाते उसको मारें पीटें, ठीक है ना, और बस वो केवल एक बच्चे पैदा करने की मशीन होती है। इस तरह का दुख जो है बहुत ज़्यादा भोगा है मोहन की माँ ने, जया की सासू ने। तो ये वाली बात भी सही है। जया के साथ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ये बात तो ठीक है। इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल्स ओनली, केवल इसमें इकोनॉमिक क्लास का स्ट्रगल बताया गया है, नहीं, इसमें पूरी औरतों का जो किसी भी क्लास से हो उनके बारे में बताया गया है, ये वाली बात गलत है। माइनर फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं शोइंग ओनली रीडर्स इंटरप्रिटेशन, वो केवल रीडर का इंटरप्रिटेशन बताते हैं, नहीं, जो महिलाएं हैं वो भी, महिलाओं जो छोटे मोटे कैरेक्टर है इसके अंदर, नौकरानियां ओकरानियां जो भी हैं आस पड़ोस में रहने वाली, लीला वीला जितनी भी महिलाएं हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं जो है वो इस ऑपरेशन जो शोषण जो होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में उसको बताती है। तो केवल रीडर का इंटरप्रिटेशन देती है, बात गलत है। तो इसमें ए और बी होगा, थर्ड आंसर करना चाहिए। फिर रजिस्टर के बारे में पूछ रहा है, ये रजिस्टर वाला जो नया टॉपिक जोड़ा है इन्होंने, डायलेक्ट और रजिस्टर, वो क्या होता है। इनिशियली रजिस्टर अप्लाई टू रेंज ऑफ स्टाइल्स, इसमें स्टाइल्स होती हैं, किस तरह से बोलते हो, फॉर्मल रिटर्न लैंग्वेज पहले आप वो होता है, और फिर इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज, ये वाला आंसर होना चाहिए। रजिस्टर मतलब यूज कैसे करते हो, तो फॉर्मल कर रहे हो कि रिटर्न में कर रहे हो, इनफॉर्मल कर रहे हो कि स्पोकन कर रहे हो, ये यूज करने का तरीका, आपकी स्टाइल कैसे यूज के हिसाब से स्टाइल होती है, थर्ड आंसर करेंगे इसमें। आगे देखिए 94, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, कौन सी बात गलत है। इट हैपन्स एट माइक्रो लेवल, ये छोटे लेवल पे होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, ये बात सही है, ठीक है। दे डिक्रीज द फंक्शनलिटी ऑफ द लैंग्वेज, आप कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग को यूज करते हो तो लैंग्वेज का फंक्शन कम हो जाता है, नहीं,
कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग तो बल्कि आपको बोलने का मौका ज़्यादा देती है। अगर आप अटक रहे हो तो आप इनका यूज़ करके बोल सकते हो। तो मुझे ये गलत लगता है कि इसमें डिक्रीज होती है फंक्शनलिटी, नहीं इसमें फंक्शनलिटी बढ़ती है। इसमें बाइलिंगुअल्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल कॉर्ड मिक्सिंग वही कर सकते हो, दो भाषाओं को जानते हो। एंड दे आर यूज फॉर कम्युनिकेटिव एंड सोशल गोल्स, ये समाज के गोल्स और कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें सेकंड गलत होगा। 95 क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट इन द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो टी एस एलियट का ऐसे था, उसमें कौन सी बात सही है। ट्रेडिशन इज ब्लाइंड एडेरेंस टू द पास्ट, ट्रेडिशन का मतलब केवल पास से जुड़े रहना होता है बिना देखे समझे, नहीं ये बात गलत है, फर्स्ट गलत है भाई। ट्रेडिशन इज अ डायनेमिक एंड एक्टिव फोर्स, ट्रेडिशन डायनेमिक होती है, परिवर्तन होती रहती है, चेंज होती रहती है, एक्टिव फोर्स होता है, बिल्कुल ये बात सही है। ट्रेडिशन कैन बी इनहेरिटेड स्टेटिकली, आप ट्रेडिशन को इनहेरिटेट कर सकते हैं स्टेटिकली, नहीं सीधे सीधे नहीं कर सकते, आपको बड़े हिसाब से दिमाग का यूज करके बदलना पड़ेगा, उसको इंडिविजुअल टैलेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये थर्ड भी गलत है, मुझे लगता है केवल सेकंड सही है, ए आंसर करेंगे। बाकी तो अब आंसर की जब आएगी उसमें देखा जाएगा अच्छे से क्या रहता है। और आज जल्दबाजी में कर रहे हैं, हो सकता है हमें भी बाद में को दो चार क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार ये तो चेंज हो सकते थे, ठीक है ना। चलो अभी तो इनको हम देख ही रहे हैं। जय श्री राम, कौन बोल रहे हैं इधर से, हेमंत शर्मा जी, अच्छा हेमंत शर्मा। जॉन केट्स हाउस नियर विच द नाइटिंगल ऑफ हिज पोएम ओ टू अ नाइटिंगल हैड नेस्टेड वॉज इन, हाँ जॉन कीट्स की कविता में वो किस शहर में बैठ करके पेड़ पर चिड़िया को या कोयल को, उस नाइटिंगल को सुन रहे थे, उस बुलबुल को सुन रहे थे। तो वो उनके एक दोस्त का शहर था जहाँ वो गए हुए थे, हेम्स्टेड, हेम्स्टेड के अंदर, फोर्थ आंसर करेंगे। लुक्रेजिया जो है एंडिया डेल सार्तो में इज नॉट मेंशन्ड एज, उसको सरपेंटाइन ब्यूटी कहा गया, एवरीबडीज मून उसे कहा गया, फाउलर्स पाइप, एक जो शिकारी जो होते हैं जो बांसुरी लेकर जाते हैं जंगल में और पक्षियों को फंसा लेते हैं, ऐसी उसकी बीवी भी है, वो मीठी बात करके लोगों को फंसा लेती है, वो सरपंटाइन ब्यूटी है, वो बिल्कुल विषैली कन्या है। वो एक एवरीबडीज मून है, वो हर किसी की मून है, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है और वो मुस्कुराती भी है। ये तीनों वर्ड यूज किए गए, ट्वाइलाइट पीस उसके लिए यूज नहीं किया गया है। हु स्पोक्स whom the following lines, oh, I know where you are. It's true. There was never anything so sudden but the fight of two ram. ये दो भेड़ों की लड़ाई है। Caesar's theatrical brag of I came, saw and overcame. ये उस तरह की जो है वो बात है, तुम आए आ गया। ये रोजलिंड ऑरलैंडो को बता रही है कि जो तुम्हारा भाई है ना ओलिवर, वो जल्दबाजी कर रहा है इससे अपनी उसकी बहन सीलिया से शादी करने की, और जल्दी कुछ ज़्यादा जल्दी प्यार हो रहा है उनके बीच में। तो ये बात रोजलिंड ओरलैंडो को कहती है, ओलिवर इनके बारे में बात करती है, पर ये बात कौन किससे कह रहा है, रोजलिंड ओरलैंडो से, तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा। स्टीवेंसन का जो ऐसे है वॉकिंग टूअर्स, ये किस चीज का रिस्पॉन्स है, इससे पहले कौन सा एक ऐसे जो इसने पढ़ा था और उसका जवाब दिया इसने, विलियम हेजलिट का ऑन गोइंग अ जर्नी, इससे बहुत प्रभावित था ये। तो ए आंसर करेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए, इन द पोएम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट व्हाट हैपन्स टू द वॉइस ऑफ सेलेशियल फ्रेंड, सेलेशियल फ्रेंड की जो आवाज है उसको क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो कम हो जाती है। सेलेशियल फ्रेंड जो आपको होता है ना, देव जो भगवान होते हैं, जब आप धीरे धीरे अंदर जाते हो किसी के दिल में उतरते हो, तो धीरे धीरे आपको सेलेशियल फ्रेंड की, भगवान की आवाज़ होना बंद हो जाती है, आपको डर लगने लगता है कि अब आप अकेले से रह गए हो, उसकी आवाज़ साइलेंट हो जाती है, आती नहीं है बाद में। ये पढ़ा था हम लोगों ने, भी करेंगे। डोरियन और हरेशियन ये क्या है, ओड के प्रकार है। डोरियन को हम लोग पिंडरिक ओड भी कहते हैं, हरेशियन और डोरियन ये ओड के प्रकार है। पढ़ा था ना पिंडरिक, उसमें वो आपने पढ़ा था कि स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और एपोड, इपोड, है ना, एपोड एपोड वो पिंडरिक में होता है, हरीशन ओड होते हैं। अब ये है एनिमल इमेजरी, तुगलक के स्पीच में कौन सी यूज की गई है। अब देखो वैसे इसमें, आई लुक एट
प्लेट्स ये बात करता है वो, उसमें एक लाइन आती है कि मैं जब प्लेट्स को देखता हूँ, इन तारों के समूह को देखता हूँ ना, तो मुझे इब्न उल मोताज की याद आती है, जो इन तारों के समूह को देख करके ऐसा लगता था जैसे ऑस्ट्रिक का अंडा है ये, ऐसे लगता था। तो एक जानवर ऑस्ट्रिक से तुलना करता है। तो कौन से एनिमल इमेजरी यूज की गई इसमें? ये वाली प्लेट्स, तारों के समूह को देख करके ऐसा बोलता है वो। तो आंसर ए होना चाहिए। एक थोड़ा बहुत ये स्वेलो वाला भी लगता है, लेकिन एग्जैक्टली ये वर्ड अब उसमें है नहीं, दोनों चूज करना है तो फिर आपको ए करना पड़ेगा, है ना। परफॉर्मेंस पोएट्री ये आजकल बहुत होती है। आपने देखा होगा आजकल जो पोएट्स होते हैं वो स्टेज पर जाके कविता गाते हैं। तो ये नए स्टाइल है, पोस्ट मॉडर्न का स्टाइल है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसमें पोएट्री को कलाकार जो होते हैं वो स्टेज पे जाके गाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा ये जो नए पोएट्स हैं आजकल, कुमार विश्वास और इस तरह के जो लोग हैं, ये स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं इनको, है ना, ऐसा होता है। इन थर्ड स्टेंज ऑफ द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जो एमिली डिकन्सन की जो पोएम है उसमें वो लाइन कहती है कि कैरिज पासेस, उसकी जो कैरिज है जिसमें उसको ले जाया जा रहा है मरने के बाद, उसकी आत्मा जब जा रही है जिस कैरिज में बैठ करके यमदूतों के साथ में, स्कूल देखती है जहाँ बच्चे जो है उछल कूद कर रहे हैं इंटरवल में, इन द रिंग, गोल गोल घूम रहे हैं ऐसे वो। तो व्हाट डज द स्पेसिफिक इमेज ऑफ द रिंग सिंबलाइज? तो रिंग क्या कह रही है कि गोल गोल घूम रहे हैं, हमारा जीवन चक्र भी ऐसा ही है, हम बच्चे थे फिर बड़े हुए फिर और बड़े हुए फिर मर गए। तो ये एक जीवन चक्र है आपका। इट सिंबलाइजेज द साइक्लिकल नेचर ऑफ द लाइफ एंड इटर्निटी, कॉन्ट्रास्टिंग द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जहाँ बचपन से आप शुरू होते हो और फिर मर जाते हो, और एक दिन स्पीकर, जैसे स्पीकर मर गई ना अभी एमिली डिकन्सन, ऐसे लास्ट में आपका अंत हो जाता है। तो ये उस रिंग को बता रहा है, साइकिल को बता रहा है। ये आंसर कर देंगे। फिर आगे देखिए दोस्तों, ये लॉजिक एक तरफ कोई कथन है और एक रीजन है। कथ- कथन ये है कि जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है, वॉकिंग टूवर्ड्स जिन्होंने लिखा है, उसका जो टोन है वो लाइट हार्टेड है और रिफ्लेक्टिव है, चिंतनशील है। यस, चिंतनशील है, बिल्कुल सही बात है। ही सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, यहाँ पर वो नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट करता है कि आप जाओ नेचर के अंदर, जाओ गाँव की तरफ जाओ और घूमो आराम से पैदल, देखो चीज़ों को और उनको एंजॉय करो। द सिंपल प्लेजर ऑफ वॉकिंग इन द कंट्री साइड, गाँव की तरफ जो सिंपल प्लेजर है उसको आप वॉक करो और सोचो समझो। तो जैसे गाँव बिल्कुल हल्का फुल्का होता है, अच्छे दिल के लोग होते हैं, ऐसे ये भी है। तो ये पहला कारण है, दूसरा उसका परिणाम है। तो ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर आप ये कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। पोएट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द लेकर्स, कौन से पोएट लेकर्स कहे गए स्कॉटिश मैगजीन के एडिनबर्ग रिव्यू के द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी, इनको जो है वो लेकर्स कहा गया है। विच इज द डेब्यू नॉवल ऑफ शशि देश पांडे? देखो अपने कोर्स में लॉन्ग साइलेंस है जो 1990 में, इसका जो पहला जिससे फेमस भी हुआ था, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ये इसका फर्स्ट है। 19 डेब्यू नॉवल इसका जो बहुत फेमस हो गई थी उससे। व्हाट स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म डज कामत? कामत जो है ये द लॉन्ग साइलेंस में ही जया का पड़ोसी है या उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहता है, जो उसको सलाह देता है कि तुम अपने नाम से लिखो और ये झूठे नाम सीता के नाम से मत लिखो। क्यों? तो ये क्वेश्चन है कि कामत क्या ऑफर करता है उसको स्टोरीज के बारे में, कि वो जो सूडोनिम, जो नकली नाम से लिखती है, दूसरे नाम से लिखती है, उसके बारे में क्या सलाह देता है? वो कहता है दे आर डिवोइड ऑफ जेन्युइन इमोशंस। अगर आप सीता के नाम से लिखोगी, दूसरी छद्म जो है या सूडोनिम से लिखोगी, तो ये आपके रियल जो इमोशंस है उनको छुपा देगा। एम्ब्रेस रेटिसेंस बिहाइंड अ फैसेड ऑफ वुमेनली डिसेंसी, तो वुमेनली जो डिसेंसी है वो आप दिखाओगी और हकीकत जो है वो नहीं बता पाओगी। तो आप फेमस कैसे हो पाओगी जब अपने दिल की बात नहीं कह पाओगी? तो ये सारी बात समझाता है उसको। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, सारे जानवर बराबर होंगे, ये ना ओली उसमें भी यूज किया गया है, जो अपना एक वो एनिमल फार्म है उसमें लाइन कही जाती है कि सारे जानवर इक्वल होंगे, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, और कुछ जानवर औरों से और ज़्यादा इक्वल होंगे। तो ये सब जानवर बराबर होंगे तो और ज़्यादा कैसे होंगे? तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। आगे देखिए, ऑल एनिमल्स ये तो हो गया। गाई मैनरिंग, एंटीक्वेरी, ब्राइड ऑफ लेमरनर, ये सब वॉल्टर स्कॉट के हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, वेवरली नॉवेल्स, उसकी सीरीज है ये, जिसमें गाई मैनरिंग 1815 में आया, एंटीक्वेरी 1816 में आया, ब्राइड ऑफ लेमरमोर 1819 में आया। तो ये वेवरले नॉवेल्स थे, उसके हिस्टोरिकल नॉवेल्स थे वॉल्टर स्कॉट के, उसके सारे सीरीज है पूरी ये।
ठीक है। मैच द ऑथर्स विद देयर वर्क्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अपने राइटर्स में से ही आ गया, जो अपने राइटर्स दे रखे हैं सिलेबस में, थोड़ा सा डेप्थ में आ गया, लेकिन चार ऑप्शन देके कर लोगे। जैसे आप देखो ना, रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि है, तो ए का थर्ड किस में दिया हुआ है? ए का थर्ड तो कईयों में दिया हुआ है, इसमें ना ये दो में दिया हुआ है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, यानी कि ए और थ्री तो बाहर हो गए दौड़ से। सैयद अमानुद्दीन, जब आपको मैंने पढ़ाया था, तो जैम्स एंड जर्म्स इसका बहुत फेमस वर्क है, जैम्स एंड जर्म्स। अगर आपने थोड़े बहुत वर्क से याद किए हों तो ये देखो वहां से क्वेश्चन बनता है। तो बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें, तो आंसर आपका फोर्थ करेंगे हम लोग। फिर आगे देख लो, विक्रम सेठ का समर रेक्विएम हो जाएगा, और सर औरबिंदो का सावित्री सबको ही पता होगा, ये बहुत फेमस है सर औरबिंदो का सावित्री। तो डी का वन, डी का वन देखो यहाँ दे रखा है ना। बाकी ये यहाँ पे अंतर मेनली क्लियर हो गया आपका, बी का फोर्थ, अमानुद्दीन का जैम्स एंड जम्स, तो फोर्थ आंसर कर देंगे। फिर आगे देखिए दोस्तों, गर्डिंग अप इज लायंस, LOINS, लायंस यानी जो अपना धोती वगैरह होती है उसको पहनना, गर्डिंग। और फिर प्लॉड थ्रू द माउंटेन्स एजेंडा, फिर आपने जो है माउंटेन्स एजेंडा, बड़े बड़े जो ऊंचे आपके काम है वो आपको पूरे कर लिया आपने। तो ग्रिंडिंग अप इज लायंस मतलब अपने धोती समेटी, धोती को किया इकट्ठा और काम किया, पहाड़ जैसा ऊंचा काम कर लिया। ये दोनों मेटाफोरिकल मीनिंग है, वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया मतलब कमर कस ली और अब मेहनत करी और काम किया, बहुत ऊंचा उद्देश्य उसने हासिल कर लिया, लक्ष्य। ये मेटाफर है, दो बार मेटाफर है, लायंस का मतलब वास्तव में गर्डिंग नहीं किया, और वास्तव में कोई माउंटेन एजेंडा नहीं, मतलब बहुत ऊंचे काम है, तो मिक्स्ड मेटाफर की तरह लग रहा है मुझे। तो आंसर इसमें आप फोर्थ कर देंगे, ठीक है ना, ये होगा। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं क्या? अ, ठीक है, नेगेटिव डिडक्शन से सही कर लिया था इन्होंने, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग विक्रम सेठ टेल ऑफ मेलन सिटी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? द स्टोरी इन द पोएम हाईलाइट्स द मिसयूज ऑफ पावर, यस, राजा अपनी पावर का मिसयूज करता है, गलत गलत फैसले सुनाता है, ये बात तो सही है। किंग ऑर्डर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैलेस, किंग यहाँ ऑर्डर देता है एक पैलेस, महल बनाने, नहीं महल नहीं, एक गेट बनाने का ऑर्डर करता है, तो ये वाली बात गलत हो गई, सेकंड गलत है। मेलन सिंबलाइजेज अब्सर्डिटी ऑफ आर्बिट्री ऑथोरिटी, यस, एक जो निरंकुश शासन होता है, आर्बिट्रेरी, उसकी निरंकुशता को, बकवासी जो दिखाया गया है, बिल्कुल थर्ड से ये। इट इज अ सटायरिकल पोयम, ये सटायरिकल पोयम है जिसमें आयरनी और ह्यूमर बताया गया है, ब्लाइंड एडहेरेंस टू रूल्स, कि आप केवल रूल्स को फॉलो करते हो, दिमाग नहीं लगाते हो। जैसे कि साहब जो भी गेट के अंदर से पहला व्यक्ति आएगा वो बता देगा, उसी को राजा बना देंगे, और वो उसको तरबूज पसंद है पागल को, उसने तरबूज बोल दिया, मेलन बोल दिया, तो मेलन बना दिया राजा। तो ये नियमों से चिपकना सही नहीं है, ये बात भी सही, ये सही है, ये सही है, ये सही, ये गलत है केवल। तो सही पूछ रहा है तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वॉक्स what extended metaphor does Donne use to describe his soul in the first half of the poem better my heart? better my heart में, better my heart, मेरे दिल को कूटो, जो पोयम है उसमें, उसमें क्या कहता है कि भाई मेरे दिल में जो है ना वो आत्मा आ गई है भूत की, और उसको कब्जे में ले लिया है, यूजअप टाउन, जैसे कि एक भूत किसी कस्बे, एक टाउन को अपने नियंत्रण में ले लेता है, वैसे ही यहाँ पर जो है यूजअप टाउन मतलब मेरे आत्मा को भी जो है बुरी आत्मा ने कंट्रोल कर लिया है, शैतान ने कंट्रोल कर लिया है, अब ईश्वर तुम इसको पीटोगे तभी वो आत्मा बाहर निकलेगी। यूजअप टाउन से तुलना करता है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन पैनेडोमियन की बात करता है, तो पैनेडोमियन कौन है? ये सैटर्न का और उसके साथियों का महल है, जो वो बनाएंगे नीचे पाताल लोक में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी उनका, जब भगवान ने उनको डाल दिया है नीचे, वहां का इनका महल का नाम ये पैनाडोमियम, पैनाडोमियन रखते हैं। आंसर ए कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्री रेफलाइटिज्म, स्पेसमोडिक पोएट्री, नॉनसेंस वर्स, गोस्ट स्टोरी, ये सब जो होते हैं ये कहाँ पे शुरू हुए थे? ये विक्टोरियन एज की पहचान है। रोमांटिक में शुरू हुई थी गोस्ट स्टोरी, और विक्टोरियन में खूब चली,
प्री रेफेलाइट जो है 1848, स्पेसिफिक पोएट्री भी इसी के समय आई थी, सब विक्टोरियन एज के हैं ये। और नॉनसेंस वर्स ये भी विक्टोरियन एज में खूब बने थे, नॉनसेंस वर्क। तो विक्टोरियन एज की पहचान है भाई, ये आंसर कर देंगे। फिक्शनल वर्क जो है अर्नोल्ड बेनेट का द ओल्ड वाइव्स, और एडिथ वॉटसन का द हाउस ऑफ मर्थ, जॉर्ज एलियट का मिडिल मार्च, ये सब रियलिज्म से बिलोंग करते हैं। रियलिज्म, वास्तविकता दिखाते हैं इसमें, कैरेक्टर्स की वास्तविकता और सच्चाई दिखाई गई है इसके अंदर, है ना। और फिर आगे क्या है देखिए, 118, इन द प्ले एज यू लाइक इट, पीबी कॉट्स हु एवर लव्ड द लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। जिसने भी आज तक प्यार किया है ना, कभी भी पहली साइट में प्यार नहीं किया। ये सब धीरे धीरे ही होता है। ये बात कहाँ से लिया है रेफरेंस, विलियम शेक्सपियर ने? तो इनके गुरु थे क्रिस्टोफर मार्लो, उसने कविता लिखी थी हीरो एंड लिएंडर, उसमें लाइन थी, है ना, और वहीं से ली थी ये लाइन। ये कविता इनकम्प्लीट थी, बट इन्होंने पढ़ी थी और यहाँ से ये जो है लाइन ली गई है, क्रिस्टोफर मार्लो से। Who among the following suggested Dickens to use first person point of view narration in David Copperfield? डेविड कॉपरफील्ड में जो फर्स्ट पर्सन में लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने, ये सलाह किसने दी थी उनको? तो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो उनको सलाह दिया करते थे, जॉन फॉस्टर, जो डिकन के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और लिटरेरी एडवाइजर थे इनके, जॉन फॉस्टर। उन्होंने सलाह दी थी कि भैया तुम्हें फर्स्ट पर्सन में लिखना चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, गिव मी योर हैंड बॉय, अ मैन मस्ट हैव फर्म हैंडशेक इफ ही वांट्स टू गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये बात डेविड कॉपरफील्ड को किसने कही? हु सेड दीज वर्ड्स टू हूम? ये मिस्टर मडस्टोन ने जो थी ये बात डेविड को कही थी कि बेटा अगर तुम्हें दुनिया में आगे बढ़ना है, चलना, तो मजबूती से हाथ मिलाओ। और ये डरता था मडस्टोन से, उससे हाथ नहीं मिलाता था, है ना। ये उसके वो फादर थे जो मतलब अत्याचार करते थे और बहुत गंदे व्यक्ति थे, और उनसे आंखें नहीं मिलाता था, हाथ नहीं मिलाता था, तो उसको इन्होंने कहा था। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर? इसमें कौन सा पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर का ट्रेट नहीं है? तो अवेयरनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स थे उसकी बात करता है, बिल्कुल करता है। अवेयरनेस थी इनको भी कैसे लोगों में अजीबो गरीब रिलेशंस हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल राइटिंग करते हैं। स्ट्रेस ऑन टेक्सचुअल नेचर ऑफ द इवेंट्स, ये टेक्सचुअल नेचर ऑफ इवेंट्स की, जो इवेंट्स की जो टेक्सचुअल नेचर होती है टेक्स्ट में, या इंटरटेक्सुअल, तो मुझे लगता है टेक्सचुअल की बजाय इंटरटेक्सुअल होता है। ये थोड़ा सा मुझे वैसे कंफ्यूजिंग है, बट मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, टेक्सचुअल और इंटरटेक्सुअल। हो सकता है इस क्वेश्चन को बाद में और थोड़ा अच्छे से देखूं, मुझे थोड़ा सा ये ए में और इसमें लग रहा था, बट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की बात देखो यहाँ होती है, इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ। और टेक्सुअल की बजाय ये ना इंटरटेक्सुअल पे ध्यान देता है कि अपने ही टेक्स्ट की बातें ना करके आप दूसरी घटनाओं को, दूसरे चैप्टर और दूसरे लेखक उनकी भी बातें लेते हो। इंटरटेक्सुअलिटी होती है पोस्ट मॉडर्निज्म में। और रिफ्यूजल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सरफेस एंड डेप्थ, यस, सरफेस पे जो चीज़ें अलग होती हैं, डेप्थ पे कुछ चीज़ें अलग होती हैं। रिफ्यूजल टू डिस्टिंग्विश, इनमें अंतर करने में, सरफेस और डेप्थ की, रिफ्यूजल मना करता है, टू डिस्टिंग्विश अंतर ढूंढने में, अंतर करने के लिए नहीं, अंतर करता है कि सरफेस पे क्या चीज़ है, डेप्थ में क्या चीज़ है, उसको तो ढूंढता है, रिफ्यूज नहीं करता। ये यही है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, बाहर से क्या दिख रहा है, अंदर क्या है, उनको तो ढूंढता है, मना नहीं करता। तो मुझे लगता है थर्ड होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े से ट्रिकी हैं और लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस स्टैंडर्ड वैरायटी डायलेक्ट? स्टैंडर्ड वैरायटी कौन सी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड वैरायटी माना? तो ओरिजिनल जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास के, साउथ लंदन के जो रहने वाले लोग हैं उनको। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पीच एंड राइटिंग ऑफ एजुकेटेड नेटिव स्पीकर, जो ओरिजिनल जो स्पीकर हैं वहीं के इंग्लैंड के पढ़े लिखे जो यूनिवर्सिटी के आसपास लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड वैरायटी डायलेक्ट कहा जाता है। इनफॉर्मल वोकेबलरी नहीं, केवल ए ही सही करोगे आप, है ना, ओनली ए। बाकी ये इनफॉर्मल वोकेबलरी होती है, नहीं होती। इसमें पीपल बिलोंग टू पर्टिकुलर सिमिलर सोशल ग्रुप, एक जैसे समाज के जो लोग आपस में बातचीत करते हैं वो होती है स्टैंडर्ड, नहीं। जो ओरिजिनल जो पढ़े लिखे जो लोग जहाँ के मूल निवासी वो बोलते हैं ना, वो होती है स्टैंडर्ड। तो इंग्लिश स्टैंडर्ड कौन सी है? साउथ इंग्लैंड वाली,
है ना, साउथ लंदन वाली आप कह सकते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आसपास का जो इलाका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट रिटन बाय सोरेन कियरगार्ड, कौन सा नहीं लिखा गया भाई इसके अंदर? इसमें एग्जिस्ट एट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवाइट नहीं लिखा गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेड भी लिखा गया, ये गैब्रियल मार्शल ने लिखा है, गैब्रियल मार्शल ने, तो ये वाला मत करो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, ये वाला ना, ये शायद आप छोड़ के आ जाते तो सही रहता। ये मैंने भी चेक किया है बाद में ना, विकीपीडिया वगैरह से देखा है, तो ये मुझे भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इसने कौन कौन से वर्क लिखे हैं, ये एग्जिस्टेंशलिज्म का ये था। अब इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हम लोग, बट फिर भी कियरगार्ड का नाम आए तो अब आगे आपको देखना है कि इसने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे, वो भी देख लें तो बेहतर रहता है। द सेजेस ऑफ थर्ड स्टेंजा, जो थर्ड स्टेंजा यूज किया सेलिंग टू बाइजेंटियम में, उसमें सेजेस की बात करता है। सेजेस कौन है? सेंट अपोलिनियर इन रावेना, ये वो संत हैं जिन्होंने अपने त्याग किए थे, उनकी बात करता है। और कौन सा बिलोंग नहीं करता गोथिक नॉवल से? तो फ्रैंकेस्टाइन भी है। ये लस्टफुल टर्क नहीं है। एम्ब्रोसियो तो मंक को ही कहते हैं, कासल ऑफ ओटलेंटो तो है ही, ये मंक का ही नाम है। लस्टफुल टर्क जो ने इरोटिक, ये तो सेक्सुअल एपिसलरी नॉवल है, ये तो भूत का नहीं है, गॉथिक नहीं है, डरावना नहीं है। तो आंसर आप इसमें फोर्थ करेंगे, द लस्टफुल टर्क। नाम से लग रहा होगा लस्टफुल, लस्टफुल टर्क, ये सेक्सुअल कंटेंट वाला वो है, गॉथिक नहीं है। नाम से पहचान सकते थे शायद आप। ब्राइड्स प्रिल्यूड, सिस्टर हेलन, लास्ट कन्फेशन, ये सब जो वर्क है डीजे रोसेती के हैं। इसका तो देखो, जब आप मैम पढ़ते हैं प्री रेफलाइट, उसमें डीजे रोसेती उसके कुछ वर्क्स लिख रखे हैं मैंने, 8-10 कौन कौन से काम लिखे हैं इसने, ये तो वहां से आ गया आपकी चीज। एक ऐसी लैंग्वेज वाला चीज जिसमें ग्रामर आपकी स्थायी हो जाती है और नेटिवाइज बच्चे नेटिव लैंग्वेज बन जाती है, उसकी वोकैब खूब बढ़ जाती है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये सब किस में होता है? पिजिन के बाद जब क्रियोल बन जाता है तो आंसर क्रियोल करेंगे इसमें, क्रियोल। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये 1946 में जीन पॉल सार्ते ने एक रिव्यू दिया था, लेस टेम्पस मॉडरेट्स इन मीडियम फॉर एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटिंग्स। तो ये जीन पॉल सार्ते ने दिया था 1946 में, लेस टेम्पस मॉडरेट्स, जो एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करता है। एग्जिस्टेंशलिज्म में कौन सा इसमें से प्राइमरली एसोसिएटेड नहीं था? सोरेन कियरगार्ड शुरू में था, जीन पॉल सार्ते शुरू में था, सिमन डी बेवियर शुरू में था, ये बहुत बाद में जुड़ा है, शुरू में नहीं जुड़ा था। इमैनुअल कांट। दैट लॉन्ग साइलेंस में जो वनिता मामी है, जया की वनिता मामी, वो कहती है हस्बैंड ए हस्बैंड इज लाइक शेल्टरिंग ट्री, बिल्कुल कहती है वो। ये किस बात को एक्सप्रेस करता है? स्टीरियोटाइप टिपिकल माइंडसेट की पुरानी औरतों का दिमाग में ये था कि एक आदमी जो है वो परिवार के लिए, औरत के लिए एक छाया देता देने वाला पेड़ है और उसके नीचे ही पनप सकते हैं। लेकिन बाद में जया मानती है कि मैं धारणा गलत मानती रही, ये स्टीरियोटाइप माइंडसेट है। फिर बाद में लगता है कि नहीं, इससे तो मेरा विकास नहीं हो पाया, जैसे बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ों का विकास नहीं हो पाता, ऐसे मेरा भी नहीं हो पाया। तो एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट थी दोस्तों ये। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? अजीत टुक एडवांटेज ऑफ सुल्तान विजनरी स्कीम्स, बिल्कुल अजीत बहुत चालाक होता है और सुल्तान के जो भी वो योजना बनाता था वो गलत फायदा उठाता था, चाहे वो पैसे बनाने की चीज़ें हों, चाहे वो दौलताबाद ले जाने की बातें हों, कुछ भी हो वो गलत फायदा उठाता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इज प्रोजेक्टेड बाय कर्नाड एज अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी फुल ऑफ क्यूरियस कॉन्ट्राडिक्शंस, यस उसमें खूब सारे कॉन्ट्राडिक्शंस थे, बिल्कुल थे। द प्ले तुगलक, ये कौन सी बात गलत पूछ रहा है ना, द प्ले तुगलक इमर्जेज एज ट्रेजेडी, ये एक ट्रेजेडी के रूप में इमर्ज होता है। बर्नी एंड नजीब सीम टू रिप्रेजेंट टू अपोजिट सेल्फ, ये बात तो सही है। बर्नी और नजीब ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ये वाली बात। ट्रेजेडी लास्ट में मरता नहीं है वो, ट्रेजेडी मतलब हीरो को मरते हुए नहीं दिखाया गया है, वो खत्म हुआ था, वो बस लेट जाता है, मरा नहीं है वो, आगे कभी मरेगा बट मरता नहीं है। तो मुझे लगता है ये प्ले जो है ना, ये ट्रेजेडी के रूप में इमर्ज हुआ, ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि उसका धीरे धीरे बहुत नुकसान हुआ, बड़े तीन बात तो बिल्कुल सही है कि विजनरी स्कीम का वो फ़ायदा उठाया था अजीज़ ने। सुल्तान मोहम्मद जो है वो कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है, फुल ऑफ क्यूरियस कॉन्ट्रडिक्शंस।
ठीक है, तो थर्ड आंसर जो है इसका होगा लिटरेरी टर्म इन द फॉलोइंग लाइंस। इसमें देखो लाइक आ गया, लाइक आ गया तो फिर सिमली हो जाएगा। निबलिंग वुल्स बार्ब लाइक ब्लैक पाइन फॉरेस्ट, तो इसमें सिमली है। फिर देखो आप ये एपिक की बात पूछ रहा है, इसमें से मेन एस्पेक्ट एपिक का कौन सा सही है। सर्टेनली ऑफ हीरो मिलिट्री और नेशनल इंपॉर्टेंस, ये बात सही है। लिमिटेड एंड कन्फाइंड ज्योग्राफिकल सेटिंग, इसमें लिमिटेड सेटिंग होती है नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा होती है, एक्सटेंसिव होती है, कभी कभी तो पूरा कॉस्मिक पूरा ब्रह्मांड भी शामिल हो जाता है। तो ए और सी सही है, ए और सी आर करेक्ट, एक आंसर कर देंगे। अगला क्या है, विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलियट अबाउट ट्रेडिशन एंड पोइट्री इज नॉट करेक्ट। इसमें ट्रेडिशन और पोइट्री के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो ट्रेडिशन, ट्रू आर्ट आर कम्स फ्रॉम द आर्टिस्टिक एबिलिटी टू सिंथेसाइज, ट्रू आर्ट कम्स फ्रॉम द आर्टिस्ट एबिलिटी टू सिंथेसाइज। जो सही जो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इलियट अबाउट ट्रेडिशन पोइट्री इज नॉट करेक्ट। अच्छा ये स्टेटमेंट और वाली बात है। ट्रू आर्ट जो होती है ना, कम्स फ्रॉम द आर्टिस्ट एबिलिटी टू सिंथेसाइज, वो चीज़ों को जब आर्टिस्ट जो होता है इधर उधर कई चीज़ों को जोड़ता है साथ में, ट्रेडिशन को नई चीज़ों से, इस टैक्स की उस टैक्स से जोड़ता है, तब वो चीज़ आती है। ये बात सही है। ही कौन सी बात गलत पूछ रहा है, नॉट करेक्ट ना, ये बात तो सही है कि आप चीज़ों को जोड़ते हो, दिमाग लगाते हो, ट्रेडिशन को नए जमाने से आप जोड़ते हो, तब है ना, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उनको जोड़ के कोई चीज़ बनाते हो तो अच्छी चीज़ बनती है। ये बात तो सही है, एबिल सिंथेसाइज करने जोड़ने से बनती है। He asserts that historical sense implies not only the pastness of past but the presence of past as well। ये बात भी सही है कि इसमें केवल पास्टनेस ऑफ पास्ट, केवल पास्ट नहीं होना चाहिए, पास्ट के अंदर प्रेजेंट भी साथ में मिलना चाहिए, तब जाके होता है। तो केवल हिस्टोरिकल सेंस में केवल पास्ट की नॉलेज नहीं जरूरी होती है, प्रेजेंस ऑफ पास्ट एज वेल, उसमें आपका प्रेजेंस जो है ना, आपका दिमाग का आज का भी उसमें वो चीज़ लगनी चाहिए। His impersonal poet has links with Keats' figure of the chameleon poet। ठीक है, Keats' figure of chameleon poet, इसकी जो इम्पर्सनल पोएट का जो थियोरी है वो कहीं ना कहीं कीट की कैमेलियन पोएट से भी है, कि आप चीज़ों को है ना गिरगिट की तरह आप रंग बदलो, जैसा जैसा आप माहौल में जाओ वैसे अपनी बात मत बताओ, उसके अंदर इम्पर्सनल रहना चाहिए। ही asserts that the past should not be altered by the present। ये कहता है कि पास्ट जो है वो प्रेजेंट से बदलना नहीं चाहिए, नहीं, ये कहता है कि प्रेजेंट के हिसाब से आप पास्ट को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो चीज़ों को, ये वाली बात ही गलत है, फोर्थ गलत है। देखो मैं 140 तक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उसके बाद जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके आईसीटी और पैडागोजी के हैं, जो इस बार सिंपल भी आए, बट चूंकि उनको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैंने अपने ऐप पर भी वो चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं। अब इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं पैडागोजी और आईसीटी को भी थोड़ा देखूं, और उस पर भी हम थोड़े से अच्छे से और नोट्स को डेवलप करके उसकी क्लास ले लें, ताकि 10 में से वो क्वेश्चन भी 5-7 आपके ठीक हो जाए। इस बार तो मैं नहीं ले पाया, और वो एक्चुअली सिलेबस ही पूरा चेंज हो गया, तो इसी में समय लग गया अभी तक। देखो आज बड़ी मुश्किल से मैंने क्लास ली है, बल्कि मेरे को ग्रेड सेकंड के 2 टॉपिक बचे हैं, वो मैं करने के लिए हूँ। अभी 1-2 दिन में जो है ग्रेड सेकंड का हमारा जो टॉपिक है, जो नोवेल है टेल ऑफ टू सिटीज, उसके ऑलमोस्ट नोट्स तैयार हो गए हैं, तो कल पूरे फाइनल हो जाएंगे, परसों शायद उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएंगी, और फिर लास्ट में एक मालगुडी डेज बचेगा, बस ये 2 टॉपिक बचे हैं, बाकी ग्रेड सेकंड का पूरा कोर्स तैयार है आप लोगों के लिए। हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश मीटर। ब्लैंक वर्स इंग्लिश मीटर में कौन लेकर आया था, अर्ल ऑफ सरे। कौन लेकर आए थे भाई, अर्ल ऑफ सरे, जो टॉमस वाइट के दोस्त ही थे, पर हेनरी हावर्ड बोलते हैं इनको, ये लेकर आए थे। नोवेल है और नोवेलिस्ट है, तो देखो कौन सा करेक्ट है। जो अब देखो, जैसे वेथेक होरेस वॉलपोल दे रखा है, जो गलत हो गया। मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो एंड रेडक्लिफ, यस ये बिल्कुल सही है, ये सही है। अब देखो ये तो आपको अच्छे ध्यान होगा, गोथिक नोवेल की तो पूरी लिस्ट दे रखी है आपको मैंने, ये गोथिक नोवेल, इसका ये लेखक, लास्ट में यही लिस्ट दे रखी है, आप सारे नाम मिल जाएंगे आपको। तो ये 3 गलत हैं और ये लास्ट वाला ही सही है, तो फोर्थ हो जाएगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच सैयद अमानुद्दीन की इस लाइन के अंदर दिया हुआ है, कौन सी लाइन में, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, आई डैम ऑल हाइफनेटेड माइंड्स। मैं सभी हाइफनेटेड माइंड से नफरत करता हूँ।
तो क्या ये माइंड से नफरत करता है या उन लोगों से नफरत करता है जिनके दिमाग लोगों को तोड़ते हैं हाइफन लगा के? एंग्लो इंडियन, इंडो एंग्लियन, ऐसे हाइफन लगा के तोड़ते हैं उन माइंड से, या ऐसे लोग जिनमें वो माइंड है? तो यानी कि माइंड मतलब पीपल, तो पार्ट मतलब होल, पार्ट को जो होल बताते हैं तो उसको हम सिनक डकी कहते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा। Whose eyes looked like two red suns? डेविड कॉपरफील्ड में किसके लिखा गया लाइक टू रेड सन्स? उसकी आंखें दो लाल सूरज की तरह है, जिसकी आंखें चमकती रहती हैं। उरिया हीप, जो बहुत पतला सा है लेकिन आंखें से लग रहा है निकल सी रही हैं उसकी। उरिया हीप जो मेन विलन है इस कहानी का, डेविड कॉपरफील्ड का, मतलब सेकंड मेन विलन है, हाफ बाद वाले हाफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट कैप्टन सेंट्री? स्पेक्टेटर क्लब में जो कैप्टन सेंट्री है उनके बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है? ही डज नॉट हैव एन स्टेट ऑफ हिज ओन, कौन सी बात गलत है, नॉट करेक्ट ये पूछ रहा है। तो उसकी स्टेट नहीं है, ये बात गलत है। उसकी स्टेट है बट कम है, उसको एक स्टेट और मिलने वाली है सर रोजर से, ये बात भी सही है। और इज अ मैन ऑफ इनविंसिबल मोडेस्टी, बहुत मॉडर्न, बहुत ही मोडेस्ट, बहुत ही विनम्र व्यक्ति है, आर्मी में रह के है लेकिन बहुत अच्छे से बात करता है। और सिट्स नेक्स्ट टू सर एंड्रयू इन द क्लब रूम, सर एंड्रयू के साथ बैठता है, ये बात भी सही है। ये वाली बात गलत है, ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, पिक द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम एंड्रयू मार्वल टू हिज कोएमस्ट्रेस। जो एंड्रयू मार्वल की बहुत प्यारी पोएम है टू हिज कोएमस्ट्रेस, इसके बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? जैसे लव जो है वो फ्लर्ट की तरह दिखाया गया है, इंडियन गैंगेज में रूबीज दिखाई गई हैं, और टाइड ऑफ हम्बर कंप्लेन के रूप में, कि भाई वो जो हम्बर में जो टाइड्स आ रही हो कंप्लेन के रूप में दिखाई गई है इसमें। कन्वर्जन ऑफ द जूस, जूस जो कन्वर्ट हो जाएंगे तुम एक्सेप्ट कर लोगी, तो वो कहता है कि नहीं ये बात गलत है। जैसे जूस जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको कई साल लगेंगे, तो वो वाली बात गलत है। तो वो तुम्हें एक्सेप्ट करने में बड़े साल लग जाएंगे, तो ये वाली बात जो है मिसमैच कर रही है। कन्वर्जन ऑफ द जूस, ये एक्सेप्ट नहीं बल्कि ये एक्सेप्ट ना करने की बात दिखती है, कि जैसे वो कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसे तुम मुझसे ऐसा लग रहा है कभी मौका नहीं दोगी, स्वीकार नहीं करोगी। तो अब इसके बाद जो वाले क्वेश्चन है सर, ये तो हो जाएगा सेकंड। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है आपके सारे आईसीटी वाले हैं और पेडागोजी, 10 क्वेश्चन, ये 140 क्वेश्चन हो गए। अगर कोई दो चार क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन्स हो तो आप मुझे प्लीज़ आप मुझे मैसेज भेज देना अपने यूट्यूब पे ही, और उन क्वेश्चन को हम वापस रिकन्सिडर कर लेंगे। अभी तो ये पेपर हमारे पास आया ही लेट है, 6:30-7 बजे तो पेपर पहुंचा है, उसको फिर देखना, करेक्शंस करना और क्वेश्चन का आंसर देखना, थोड़ा टाइम लगा है इसके अंदर। बट और अच्छे से इसको बाद में और कंसिडर कर लेंगे। अगर कुछ डाउट्स आपको होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पेपर जो है बिल्कुल मॉडरेट है, और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। जिन्होंने ठीक मेहनत की है पिछले 6-7 महीने, उनके लिए पेपर सही रहा होगा। आई होप कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगी। इस बार जीके का भी शायद पेपर आपका उतना हार्ड नहीं रहा जितना पिछली बार था। आप इस बार तैयार थे मेंटली थोड़े से, तो वो भी एक अच्छी बात थी। तो बस अब ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें मत देखो, अपने ईश्वर को याद करो। और अगर आप ग्रेड सेकंड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बस अब वो शुरू कर दीजिए। उसमें आप एक दिन भी, अब 2-3 दिन चाहे तो आप लगा लो अपना रिफ्रेश करने के लिए माइंड को एक बार, और फिर वापस से ग्रेड सेकंड में ढंग से लग जाओ। उसकी आपको मान लो 60% कोर्स तो आपका पूरा है, 70% मैं कह सकता हूँ है। बस थोड़े लिटरेचर के टॉपिक्स है वो आप कर लें अच्छे से। वो हमारे ऐप वगैरह पे भी अवेलेबल हैं, आप उनको वहाँ से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।